ठीक है। अच्छा, अब बताएं मुझे कि और आप इसमें क्या इसमें बोल सकते हैं जी। सर इसमें एक क्वेश्चन है मेरा, ये ग्राफ लैब में जो मेरा स्टार्ट में प्रॉब्लम आ रहा था ना, वो प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गया जब आपने रिप्लाई किया। ग्राफ लैब अब जी इंस्टॉल भी और उसमें मैंने काम भी कर दिया ना थोड़ा सा। लेकिन इसमें जो ठीक है। रिकमेंडर सिस्टम के जो स्टेप्स बताए हुए हैं जो ट्यूटोरियल में, जी उसमें जी इंपोर्ट थ्योरी क्रिएट उस जी पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो सर जब उसको इंपोर्ट जब मैंने उसको डिटेल से पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है कि उसकी जो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना होता है बिल्कुल एनाकोंडा बिल्कुल प्रॉम्प्ट में। तो सर बिल्कुल। वो वाले कमांड्स सही से रन नहीं हो रहे थे, अगर आप सर उस पे गाइड कर ले थ्योरी क्रिएट ठीक है, के मैं गाइड कर कमांड्स लूंगा। के बारे वेरी में। गुड। देखिए, आपका जो ज़्यादातर आप देखें ना, जब भी आप सिमुलेशन करते हैं या आप करते तो आप एनाकोंडा में ज़्यादा लिनक्स का ग्राफ लाइक ENV -GL का इन्वायरमेंट बनता है। एक तो वो तरीका है इन्हीं के आपको। चले, मैं इसको मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैं वो कर दूंगा तो फिर आपकी आसानी हो जाएगी। चलें, देखिए सबसे पहली तो बात यह कि जब हम करते हैं ग्राफ लैब मशीन से, ये तो नहीं देखा आपने, चलिए मैं बाद में करा दूंगा। अच्छा, सबसे पहले जो है तो आपके पास ग्राफ लैब में जब हम चलते हैं मशीन लर्निंग पे हम आ जाते हैं हाउ टू ये आपके पास है क्या, हाउ टू? ठीक है। जी सर, मैं आपके इसको डायरेक्ट इसमें चला जाता हूँ। अच्छा, ये आपको ट्यूटोरियल कहाँ आएगा? गेटिंग स्टार्टेड विद ग्राफ लैब, ये मैं चैट में डालता हूँ। तो जो आपका सवाल है वो ये हल करता है। सर और दूसरा ये कि इसमें ये था कि पिक अ रैंडम आइटम और पिक अ रैंडम यूजर, बस दैट्स इट। और फिर उसके नीचे आ जाता है फोकस यूजर और रिकमेंडेड आइटम्स। अब ये जो रिकमेंडेड आइटम्स बिल्कुल। आ रहे हैं ये जेनरे के बेसिस पे आ रहे हैं कि किस बेसिस पे आ रहे हैं सर? अच्छा, आप अपने ये रिकमेंडर को रैंकिंग। देखो, राइट साइड पे वो एल्गोरिदम दिखा पाएगा। आपका जो रिकमेंडर बना हुआ है उसके यहाँ पर इस साइड पे वो एल्गोरिदम बता रहा होगा। सर एक सेकंड, अगर मैं ये शेयर कर लूँ। आप कर लें तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका ये हो गया, ठीक है। अभी मेरे ख्याल में मेरा आपने पूछा था तो ये एक तो आपके सवाल का जवाब यहाँ से आता है, ठीक है। यहाँ से इंस्टॉल और ये आपका फिर गेटिंग स्टार्टेड, तो जीरो से शुरू हो जाएगा। हाँ सर, अगर आपको ये विजिबल है तो। जी। अच्छा, ठीक है। ठीक है सर, ये कोड था। सर आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? ये रन हो गया, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास ये पिक अ रैंडम आइटम, ठीक है। हाँ, रैंडम आइटम में ये आ गया और इसके जो सिमिलर आइटम्स हैं ये आ गए। अब सर ये जो सिमिलर आइटम्स है ये जेनरे के बेसिस पे है या रैंक? ये रैंक किस बेसिस पे कर रहे हैं सर? हाँ, ये आपको लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें, यहाँ पर अगर लेकर आ जाए ना, यहाँ पर आपको नजर आएगा मॉडल के वो पैरामीटर्स आपको नजर आएंगे। यहाँ पर आपका अगर इसको स्क्रॉल डाउन करें, ये सब लेफ्ट वाली जगह जाइए, लेफ्ट मॉडल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर अब आपको बताएगा। हाँ, ये एक मिनट, ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ, एक मिनट ऊपर जाए। आइटम सिमिलैरिटी, आइटम सिमिलैरिटी, आइटम में दो आइटम जब सिमिलर होते हैं। आइटम आपके पास इसमें मूवीज हैं, मूवीज मूवीज का किया है ना, यस तो सर। उसके उसके बीच में जितना डिस्टेंस है, जैक्टर डिस्टेंस, ये ओके। यहाँ पे है। हाँ, और फिर उसमें इसने ऑटो उसमें उसने किया हुआ है। ये मैं आपके साथ आई थी आइटम सिमिलैरिटी, आइटम सिमिलैरिटी, ये कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग रिकमेंडर है ना। और फिर आइटम सिमिलैरिटी, देखो
स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन? नो सर। अभी नजर आ रहा है? यस सर, अभी आ गया। अभी आ गया, ठीक है। अच्छा अभी आ गया। अब ये जो है ना, तो ये आपके पास कैसे कैलकुलेट किया था ग्राफ लैब में, वो ये है मैकेनिज्म आपके पास, ये। और इसने क्या यूज किया, जैकार्ड सिमिलैरिटी। ये एक मिनट, ये क्या है, ये अगर आपको नजर आ रहा है इस तरह सिमिलैरिटी का इंडेक्स क्या होता है रिकमेंडेशन में, ये आपको ओके। डिस्टेंसेस नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये मैंने कल में ये भी शेयर कर देता हूँ। ये अगर आपको नजर आ रहा है, यस सर, बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रे आइटम्स, बेस्ड ऑन लैंडस्केप। तो ये हर आइटम के बीच में कुछ फासला, ये जैकार्ड ओके। बेस्ड है, जैकार्ड सिमिलैरिटी कोएफिशिएंट बेस्ड ऑन प्रे आइटम्स एंड लैंडस्केप बिटवीन स्टडी साइट्स, ठीक है। तो ये जो करंट रिकमेंडर है वो भी इसका बैकग्राउंड में कुछ करेगा। सर तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो हमने आइटम्स रैंक किए हैं उसकी बेसिस पे ये डिस्टेंस बन रहा है। हाँ, मतलब एक जो आइटम आपने पसंद किया उससे जितना तो का डिस्टेंस बढ़ रहा है, फिर उसके डिस्टेंस के नतीजे में स्कोर आ रहा है, उस स्कोर की फिर आपकी रिकमेंडर में वो जो लिस्ट की पूरी वो ओके ओके आप ओके, समझ गए ना बात। ठीक है। अगर आप वो यस सर। देखें, आप उसके साथ एक रेलेवेंस स्कोर भी है पहले कॉलम में, तो ये उसने वो पूरी बना दिया। तो जो सबसे ओके। ज्यादा स्कोर हाँ। टॉप होगा वो सबसे नजदीक होगा, फिर थोड़ा दूर होगा। तो रिकमेंडेशन की पूरी सिलसिले हैं, मतलब आइटम बेस कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेटिव में भी फिर आपके पास ये मैंने बताया ना, ये जो आपके पास लिटरेचर मैंने शेयर किया, आइटम कोलैबोरेटिव, आइटम बेस्ड कोलैबोरेटिव इज अ कोलैबोरेटिव प्रिंटिंग और रिकमेंडर विच बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी कैलकुलेटेड यूजिंग पीपल्स रेटिंग फ्रॉम आइटम टू आइटम। मतलब ये है कि रिकमेंडर के लिए तो तीन चीजें चाहिए थी ना, आइटम, यूजर्स और यूजर बिहेवियर। इस केस में रेटिंग है। अब फिर हाँ। उसकी बेस पे ये फास्ता बना। फास्ता जब बन गया तो क्या हुआ, ये 2001 में प्रपोज हुआ था ये एल्गोरिथम। Earlier collaborative filtering system rating user collaborating has several problems. System perform poorly computing similarities and pair war users. और तीसरा जो प्रॉब्लम आ रहा था उसमें वो ये आ रहा था, ये यूजर प्रोफाइल चेंज क्विकली, सारे सिस्टम मॉडल हैड टू बी रिकम्प्यूटेड। तो ये उसमें पहले वाले में ये मसला आया था। और फिर आपके पास ये वाला सिस्टम आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने राइट साइड पे पूरा नजर आ रहा है कमांडर। तो प्रोपेगेंडा सिस्टम जो है, तो ये बेसिकली कलेक्टिव इंटेलिजेंस, रेलेवेंस और इस चीज से मुताबिक ये कॉन्सेप्ट है। कलेक्टिव हाँ। इंटेलिजेंस है ना, सबने रेटिंग लगाई तो सबके लिए काम बना। देखो तुम्हारे ये रिकमेंडर सिस्टम बेस्ड आजकल बड़ी चीजें चल रही हैं। पूरा नेटफ्लिक्स आपका इस पे चल रहा है, पूरा यस। आपका यूट्यूब इसके ऊपर चल रहा है, सर पूरा मैं भी आपके यही टीचर। क्वेश्चन कर रहा था कि ये जो जी ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं इसमें जो रिकमेंडेशन आ रही है, तो जी उस वो जी, भी संभव यही एक काम हो रहा है सर। यही काम हो रहा है, बिल्कुल यही काम हो रहा है। और सबसे बड़ा जो आजकल प्रॉब्लम आ रहा है उसमें ये आ रहा है कि हाउ टू यूज द बेस्ट एल्गोरिथम। क्योंकि अगर ई कॉमर्स वाले लोग, सॉरी ये मैं जरा स्प्रे कर रहा हूँ इस पे, ये आजकल तो कोरोना वायरस ने भी तंग किया हुआ था। तो द आइडिया बेसिकली जो लोग कहते हैं कि अगर 1% भी कोई कामयाब हो गया सेल्स बढ़ाने में, मूवी दिखाने में, चलाने में, तो होगा ये कि आपका जो बेसिकली एक वो होगा ना रिकमेंडर, वो कामयाब कंसर्ट होगा। तो काफ़ी चीज़ें आ गई हैं इसमें। अच्छा, हैविंग सेड दैट, आपके पास फिर इसमें मेथड्स कौन से हैं, तो कोल्ड स्टार्ट ही अभी थोड़ी देर पहले आप स्टूडेंट ने बात की, तो शुरू में थोड़ा बताना पड़ता है, कोई कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम है। कोलैबोरेटिव प्रिंटर का डायमेंशनल रिडक्शनलिटी, इतनी ज़्यादा डायमेंशंस लोग बता देते हैं कि उसको कंप्यूट करना, वो करना मुश्किल होता है। फिर डायमेंशन रिड्यूस करके बगैर क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए कैसी चीज़ें चलानी है, ये किसका चैलेंज है। डेटा कलेक्शन, आपको पता है कि रिकमेंडर सिस्टम का सबसे जो मशहूर ज़माना है वो कौन सा वाला है, इसको जानते हैं? मूवी लेंस। सर आपने प्रीवियस क्लास में बताया था। एक्चुअली मैं बता चुका हूँ, मूवी लेंस डेटा सेट।
मोबाइल में दे दिया, सॉरी यार। तो ये जो आपका है ग्रुप लेंथ, ये सबसे बड़ा, ये क्यों यार? सर और ये जो कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम है इसका क्या सोल्यूशन हाँ, है? इसके बहुत सारे मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, इसके मैं पेपर आपके साथ अभी शेयर कर, ये बड़ा रिसर्च टॉपिक भी है इम्पोर्टेंट, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, ये ग्रुप लेंस, ठीक है। अच्छा, कोल्ड स्टार्ट, ये कि कोल्ड स्टार्ट को ख़त्म करने के बड़े तरीके हैं। एक तरीका यह था यूज़र कंट्रोल बढ़ा दिया, एक ये कि यूज़र एल्गोरिदम वाइज इसको ख़त्म कर दिया, ये पूरे मतलब एक क्लास में ये नहीं हो सकता, लेकिन इस पे कोल्ड स्टार्ट के ऊपर आपको बहुत सारा सामान मिल जाएगा, ये मैं आपको बता दूँ। अब जब भी रिकमेंडर का वो करें ना, तो एक महीने में आपको बता दूँ। देखो, एक ग्राफलैब से रिकमेंडर बनाने तो शुरू किया और बात कहाँ से कहाँ निकल गई। अब ये एल्गोरिदम वाइज भी लोगों ने मसले हल किए हैं और वैसे भी किए हैं। मैं एक आपको बता देता हूँ कोल्ड स्टार्ट को। सोशल चॉइस थ्योरी है और पता नहीं कौन कौन सी इसमें चीजें आई हैं, ठीक है। एक मिनट में ऐसे करते हैं अभी, ये एक आर्टिकल मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, जो रिकमेंडर सिस्टम के कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम पे समझना चाहते हैं। सोल्यूशन पे ना जाए, अगर लिटरेचर रिव्यू मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर अक्सर रिसर्च पेपर में ये मैथ्स होती है, ये हमारे सर के ऊपर से गुजर जाती है, तो सर खैर है, इसको कुछ समझने को कोई तरीका? इसका भी मैं सोल्यूशन निकाल दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये एक पेपर मिल गया, सर्वे पेपर, और सर्वे ऑन, ये मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ जो भी बंदा है, तो ये अब देखते कि ये बंदा मुझे वापस अगर वो कर देता तो ठीक है। एक मिनट, सर्वे उनको, अच्छा यहाँ से भी देखें, अच्छा यहाँ से भी, चलो जैसे ही मिल जाता है ना तो मैं आपको अवेलेबल करवा देता हूँ, पूरी सर्वे पड़ी हुई है इसमें, ठीक है। अच्छा, मेरा पेपर अभी साइट हुआ था ट्रिपल एक्सेस में। सर आपका भी मूवी रिकमेंडेशन पे काम किया हुआ था? मैंने रिसर्च पेपर रिकमेंडेशन पे काम किया है। ओके। ओके, तो ये सर्वे ऑफ, अगर आपको मिल जाता है सर्वे ऑन द, अच्छा ये एक पेपर मिल रहा है कोल्ड स्टार्ट पे, तो वापस फिर ग्राफ लैब की तरफ आता हूँ ताकि मैं, अच्छा यहाँ से हो सकता है कि मुख्तलिफ जो अप्रोचेज हैं कोल्ड स्टार्ट की वो आपको मिल जाए, ये मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। देख लें अगर आपका काम बनता है तो ये क्लास में भी मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। एक मैंने लिंक शेयर कर दी क्लास में, ये आपके पास आ गई, और ये यहाँ पे मैं कहता हूँ ये आपके चैट में बन रहा है। ओके, तो ये आपके पास डेटा सेट यहाँ से आता है, ठीक है। और यहाँ पर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के डेटा सेट्स की लोग काम कर रहे हैं। ये 3 मशहूर प्रोफेसर हैं, जब कभी भी आप काम देखेंगे तो आप इन तीनों का काम करेंगे। अच्छा, ओके, अब यहाँ पे जो भी आपका सवाल था स्टूडेंट्स का, तो ये आप यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
ये गिटहब के ऊपर अवेलेबल है सारी, और कैसे ये सारा सिलसिला चल पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ जाता है तो कर आप मुझे बताएं, ठीक है। तो डेटा के साथ कैसे काम करना है, इम्पोर्ट करना है, जारी बात है जहाँ से हम लेकर आए थे, टेबुलर फॉर्म में भी आ सकता है, सारी चीज़ें आपके पास। फिर ग्राफ का डेटा सेट है आपके पास। तो दीज आर ऑल फिर मॉडलिंग की इशूज आपके पास आ जाते हैं, वो यहाँ पे सारे देखें। क्लासिफिकेशन है, SVM, और यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करें ये आप देखें ज़रा। रिप्लेशन आपके साथ ही हो रहा है। ये अब आपके सामने रिकमेंड है। ये तो 3 कोड लेंगे, तो एक मेरे ख्याल में मैंने सेंटीमेंट एनालिसिस से उसका शायद करवाया था, मुझे भूल गया, चरण का मैं करता हूँ, ठीक है। एक चरण का था आपके साथ, और एक ये था। सो आप गो थ्रू दिस रिकमेंडर सिस्टम प्रॉब्लम, ठीक है। और एक और पेपर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, सर्वे ऑन रिकमेंडर सिस्टम। सर्वे इसमें भी आई होप कि मिल जाता है। देख लेते हैं। जस्ट ओके। ओके, सो ये क्या है, टाइप्स ऑफ रिकमेंडर सिस्टम, आई डोंट नो, इसका आप देख लेंगे। इसके इश्यूज क्या आते हैं, छोटा सा पेपर, इससे अगर बेहतर मिल जाए तो अच्छा रहेगा, इससे बेहतर कोई दे देते हैं। डीप लर्निंग बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम की सर्वे ऑफ रिकमेंडर सिस्टम्स इन ट्विटर, लेटेस्ट पेपर देख लेते हैं। राइटिंग टू इशू चलिए मैं आपको अगर इससे अच्छा पेपर वो करवा दूंगा। ये देखो,
मुझे भी क्वालिटी का पेपर नहीं मिल रहा, लेकिन आई होप के देयर आर लॉट ऑफ आर्टिकल्स दैट आर ऑन रिकमेंडर्स, ठीक है। तो आई होप अगर एक मुझे मिल जाता है तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन में एक कर देता हूँ। ये मैंने शेयर कर दी, ठीक है। और ये अच्छा ठीक है, तो ये आपके साथ क्लासेस सारी, ठीक है। इसको अगर मुझे वो जैसी PDF मिल जाता है तो देयर आर अ लॉट ऑफ, ठीक है। आपके पास ग्राफ लैब में काफ़ी ऑप्शन हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा। और आई होप इसकी अच्छा, फिर आपके पास ये 7-8 किस्म की एप्लीकेशन है जिसके डिस्कशन नहीं करें, ठीक है। तो तमाम डिस्कशन को उसको अगर आप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि कैसे ये पूरा प्रोसेस है। ओके, अच्छा यहाँ तक इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आपको करना होगा रिकमेंडर बनाने के लिए? इसमें सर एक हमारे पास टैब है एवेल्यूएट, और जी, सर वो हमें ग्राफ शो करते हैं सर, वो इस ग्राफ का क्या मतलब है? इवेल्युएट, अच्छा ठीक है। अगर आप उसकी स्क्रीन जरा शॉर्ट शेयर कर सकते हैं या लैपटॉप से। सर प्रिसिशन एंड रिकॉल ग्राफ। वेरी गुड। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? व्हाट इज प्रिसीजन रिकॉल? आपको मैंने बताया था कि एक आपके पास क्राइटेरिया होता है इवेल्युएशन करने का, चीज करने का, ठीक है। तो ये आपके पास ग्राफ में बता रहा होगा परसेंटेज कितना है। सर 30% है, कितना है? 0.3 आ रहा है, कितना आ रहा है? स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अगर आप में से किसी का रिकमेंडर चल रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग होंगे, आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अभी आप बताएं, आवाज मेरी क्लियर आ रही है? सर ये ग्राफ था। अच्छा, वेरी गुड। अब ये इसमें आपके पास ये प्रेसिजन रिकॉल बता रहा है, मीन प्रेसिजन और मीन रिकॉल। अच्छा, इसमें अब दो इसने मॉडल इस्तेमाल किए। एक खुद बखुद उसने ऑटोमेटिकली बेसलाइन इस्तेमाल कर दी, यानी कि जब भी कोई चीज एवेल्युएट होती है ना, या तो वो टेस्ट के अगेंस्ट एवेल्युएट होती है या कोई बेसलाइन होता है। ज्यादातर टेस्ट और बेसलाइन दोनों एक ही होते हैं। ज्यादातर ऐसी भी होता है कि जो प्रोजेक्ट है पहले कैसा था उसके बाद कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, ये भी एक तरीका है उसको करने का। अब यहाँ पर ये चीज है तो ऑटोमेटिक बना देता है ग्राफ लैब को। वैसे अगर आप देखें तो आर में आपको खुद कहना पड़ता है प्रेसिजन रिकॉल का, कमांड देनी पड़ती है, फिर वो करता है। दूसरे में प्रेसिजन रिकॉल, मीन प्रेसिजन जिसने बताया, और मीन रिकॉल भी बताया, ठीक है। और ये चीज आगे जाके 0 से शुरू की और 1 पे जाके खत्म होती है। 1 का मतलब है कि बिल्कुल भी आइटम। अच्छा, अब यहाँ पर नंबर ऑफ यूजर्स आपको ये बता रहा है कि कितने आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो सबसे ज्यादा आपके पास कौन सी रेंज में आ रहा है? 23.6, 37.1, 58.3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर यूजर ट्रेनिंग डेटा सेट, ठीक है जी। तो ये आपको बता रहा है डेटा की डेंसिटी किस तरह से, नंबर ऑफ यूजर्स और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको ये बता रहा है। अच्छा, प्रेसिजन रिकॉल की तरफ है जो असल चीज है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें, ऊपर की तरह बिल्कुल टॉप पे ले जाना है, ये थोड़ा सा और ऊपर। अच्छा, अब इसमें आप ये नंबर ऑफ रिकमेंडेड आइटम्स हैं, इस बार को जरा आगे पीछे करें और वो चार्ट को भी देखें, चेंजेस आ रही हैं, मीन वैल्यू इसमें चेंज आ रही है। सर वैल्यू कम होती जा रही है अगर मैं इसको इंक्रीज करता जा रहा हूँ। हाँ, नंबर ऑफ रिकमेंडेड आइटम जब बढ़ाते जाते हैं तो क्या कम हो रहा है? प्रेसिजन कम हो रही है। यस सर, दोनों पहले कम हम हो रहे हैं डिफाइन, सर। दोनों का रिकॉल भी कम हो रहा है।
तो पहले प्रिसीजन रिकॉल को हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। आ जाते हैं प्रिसीजन रिकॉल क्या चीज़ है और आपका ये कर लेते हैं। अच्छा जी, लेट्स कम टू प्रिसीजन रिकॉल। अच्छा, अब आपको जैसे पता है कि कुछ चीज़ें ट्रूली क्लासीफाई हो जाती हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव क्लासीफाई हो जाती हैं, कुछ फॉल्स पॉजिटिव होते हैं, कुछ ट्रू नेगेटिव होते हैं, फॉल्स नेगेटिव और ट्रू पॉजिटिव। यानी कि एक आदमी बीमार है सर और उसको आपने कह दिया बीमार है, तो ये तो ठीक है। एक आदमी बीमार नहीं, आप कहते नहीं है बीमार, ये भी ठीक है। एक आदमी बीमार है, आप कहते नहीं है ठीक है, और एक आदमी ठीक नहीं, आप कहते नहीं तुम बीमार हो। सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा वाला होगा? फॉल्स पॉजिटिव। ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? नो सर। अच्छा, अब मुझे बताएंगे, मैंने आपके सामने स्क्रीन ओपन कर दी है। यस सर। अच्छा, आप बताएं, ये डायग्राम आपके सामने नजर आ रहा है, ये कुछ ट्रू पॉजिटिव है, कुछ फॉल्स पॉजिटिव है, ठीक है, और फॉल्स नेगेटिव एंड ट्रू नेगेटिव। अब सबसे पहले हम करते हैं जी फॉल्स पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव। देखें, एक चीज है, अगर एक आदमी बीमार है तो वो आपके पास वो कंफ्यूजन मैट्रिक्स नहीं होती आपके पास, सुना हुआ है आप लोगों ने? कितने लोगों ने नहीं सुना हुआ? हाँ जी, इसके बारे में कितने लोगों ने सुना हुआ भाई? ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव, कितने लोगों ने सुना हुआ है? सर ये सुना हुआ है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ा था सर। ये आपके पास देखें, आपके पास एरर होते हैं। मशीन लर्निंग की जब भी कोई आप रिकमेंडर जो भी चीज बनाएंगे, और हर जो आपके पास फ्रेमवर्क होगा, चाहे आर हो, पाइथन हो, जो भी लैंग्वेज हो, और उसकी जो भी फ्रेमवर्क हो, वो आपको ये फीचर जरूर देगा कि जो रिकमेंडर आपने बनाया है, जो भी आपने मशीन लर्निंग मॉडल बनाया है, आप लोग उसके क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू evaluate it before releasing that product into the market, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको अपने प्रोडक्ट को टेस्ट पहले करना है, उसके लिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपको ये चीज बताती है, ठीक है। आपके पास दो चीजें आपकी वन होती है, एक होती है एक्चुअल क्लास और एक होती है प्रेडिक्ट क्लास। प्रेडिक्शन ही हो रही है ना, अब एक चीज रिकमेंड हो रही है ना, या डायग्नोस हो रही है, या जो भी हो रहा है, तो एक आपके पास एक्चुअल क्लास होगी, प्रेडिक्टेड क्लास होगी, ऐसे है कि नहीं है? यहाँ तक समझ आ रही है? यस सर, यस सर। ठीक है। अच्छा, ये सामने मैंने टेबल भी ऑन की है ताकि आपको समझ आए। अब आपके पास दो टाइप की वैल्यू इधर भी है उधर भी है, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर भी पॉजिटिव नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, टीपी, एफएन, एफपी, टीएन। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि भाई इसका हमने करना क्या, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपको एक आसान एग्जांपल से ये समझाता हूँ, एक मरीज बीमार है, चलें इधर आ जाए आप, एक पेशेंट बीमार है और वो आपका मशीन लर्निंग सिस्टम है, वो आइडेंटिफाई करते कि उसको कोविड-19 और हो भी, ये क्या होगा? ये उसने मशीन ने सही काम किया कि गलत काम किया? हाँ जी, बताएं ना जी, सही काम किया कि गलत काम किया? क्लास फीडबैक चाहिए। फीडबैक नहीं आ रहा क्लास से? सर एक बार रिपीट कर दे प्लीज। जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, एक पेशेंट है वो, और मशीन लर्निंग सिस्टम के आगे वो बीमार थी, उसको कोविड-19 है, और मशीन लर्निंग सिस्टम उसको पहचान लेता है कि हाँ इसको कोरोना वायरस लगा हुआ, और ये सही डायग्नोज कर देता है, उसको हम क्या कहेंगे? सही डायग्नोसिस की गलत की है? तो ये सर, ये तो सही डायग्नोसिस किया है ना? सही है। सही है सर। अच्छा, अच्छा, अब अगर कोई बीमार नहीं है और उसको वो कहता है ये भी बीमार नहीं है, मशीन भी कहता है, तो ये क्या, ये ठीक काम किया गलत काम किया?
ये भी सही है सर। ये भी सही है। अच्छा, अब अगर वो मरीज बीमार है और आपका मशीन का तक नहीं है, ये क्या है? सर फॉल्स सर ये ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव, ठीक है ठीक है। और अगर वो बंदा बीमार नहीं है और मशीन का तक ये तो बीमार है, फिर वो क्या है? फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव। अच्छा, अब जरा इधर आ जाए, ये देखें जी। After data preparation and model training, there is a model evaluation phase which I mentioned in an earlier article, which is communicated here, a simple picture of machine learning model process. Once model is developed, the next phase is to calculate the performance of developed model using some evaluation matrices. It mainly focuses on the below points: confusion matrix, 4 outputs and confusion matrix, and advanced classification matrix. Confusion matrix is a tool to determine performance of the classifier. It contains information about actual and projected classifications. The below table shows two classes, span and non-span classifier. अब एक ईमेल है वो स्पैन है कमी है, ट्रू पॉजिटिव 45 कर दी उसने प्रेरित किया, नॉन स्पैन 20 करनी, बाजू का सही ईमेल होगी उसको ये स्पैन कर देगा, बाजू का स्पैन ईमेल होगी उसको ये मेल बॉक्स पे जाएगा. So let's understand the true positive. The number of correct prediction that an example is positive, which means that the positive class correctly identified as positive, true positive. Given class 10 and the classifier has been correctly predicted as false negative. The number of incorrectly predicted that example is negative, which means positive class is incorrectly. So ये false negative होगा. For example, given class is a span, however, the classifier has been incorrectly predicted as a non-span. Okay. स्पैन की लेते हैं उसको आपने उसमें कर दिया ईमेल बॉक्स में. फिर आपके पास है false negative. The number of incorrect prediction that an example is positive, which means negative class incorrectly identified as positive. जो आदमी ठीक था उसको आपने बीमार बना दिया. पहले आपने क्या किया था? बीमार आदमी को ठीक बना दिया था. False negative, true positive. और true negative क्या? The number of correct prediction that example is negative, which means negative class was correctly identified as negative class. समझ आ गई आपको कि नहीं है? अब यही चीज आपको हो पता. अब यहाँ से हम प्रेसिजन रिकॉल की तरफ जाएंगे ना, जो आपके ग्राफ लैब में फैसिलिटी भी दी है. यहाँ तक समझ आ गई आपको? यस सर. यस सर. ठीक है. अच्छा, अब हम ग्राफ लैब में वो फीचर चुके पता लगाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, तो अब हमें ये पता चल गया कि अच्छा ग्राफ लैब ने कोई फीचर दिया हुआ, लेकिन वो फीचर किसी थ्योरी पे बेस करता, तो थ्योरी तो ये है. अब आगे ये होता है कि ये तो यही चीज है एक्यूरेसी. अच्छा, अब जरा प्रेसिजन रिकॉल की तरफ. Precision is the ratio of total number of correctly classified positive examples and the total number of predicted positive examples. Yeah. It shows correctness achieved in positive prediction. So this is precision. But in this case, 45 divided by 45 plus 5 is equal to 90%. तो ये मॉडल की precision कितनी है? 90%. ये आपका हो गया precision. अब हम जाते हैं रिकॉल की तरफ जा रहे हैं. ठीक है. अब आगे एक्यूरेसी. Accuracy is a portion of total number of predictions that are correct. Accuracy is equal to formula क्या है? This divided by, so this is 75%. So 75% of the examples are correctly classified. Overall इसकी classify की performance कैसी है? और जो इसने बीमार लोगों को या स्पैम में अगर ईमेल उसने किया था वो करेक्टली ऑपरेशन उसने की सकती है, मतलब ओवरऑल ऑपरेशन उसको कर सकता है और करेक्टली उसका जो स्पैमिंग करने का ऑपरेशन वो कर सकता है. ठीक है. अच्छा, अब आपके पास आ जाती है एक और ऊपर बॉडी सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी क्या है? सेंसिटिविटी इज रेफर्ड टू एज ट्रू पॉजिटिव रेट और रिकॉल.
तो रिकॉल है, इट इज मेजर ऑफ पॉजिटिव एग्जांपल्स लेबल्ड एज पॉजिटिव बाय क्लासिफायर, इट शुड बी हायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, दोबारा ये डेफिनेशन, रिकॉल इज पॉजिटिव एग्जांपल लेबल्ड एज पॉजिटिव। जितना ये वाला काम तकड़ा होगा तो मतलब क्या है, रिकॉल देगा, कोई पॉजिटिव करने की सलाह है। जितनी परफॉर्मेंस ये अच्छी है तो कितना ये रिकॉल देगा। तो क्या था, प्रेसिजन एंड रिकॉल की बात हुई। प्रेसिजन किस चीज का आया था, प्रेसिजन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ करेक्टली क्लासिफाइड पॉजिटिव एग्जांपल एंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड पॉजिटिव वैल्यूज, पूरा उसके बाद होता है वो सिर्फ प्रेसिजन। रिकॉल ये हो गया और ये पूरा उसका प्रेसिजन के उसमें आ गया। और जब सब का सब ये पूरा कैलकुलेट होगा तो अब बात तो समझ गए। अब उस केस में क्या हुआ, ये मैं अपनी क्लास में शेयर कर देता हूँ। उस आप ग्राफ पे वापस आए, वो जो अभी आपके सामने आसिफ ने शेयर किया था, मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। जैसे मैं टी में इधर ही फॉर्मलाइज कर लूँ, एक ही उसमें लगूँ तो ज़्यादा सामने। ठीक है, इस आर्टिकल को जरा 2 मिनट में दे रहा हूँ, पढ़ें दोबारा, मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। ये अगर फॉल्स नेगेटिव ज्यादा आ रहे हैं तो ये टाइप 1 एरर है। और क्लियर नहीं आ रहा। अच्छा, अभी मेरी आवाज आ रही है, अभी आवाज आ रही है, अभी आवाज आ रही है सर, लेकिन क्लियर नहीं है आवाज में मत। अच्छा है सर। अच्छा, अभी आवाज क्लियर नहीं है सर, अभी आवाज क्लियर है। अच्छा, अभी आवाज आ रही है मेरी, मैंने भी हमारी कर दी है आवाज बिल्कुल सर। अभी ठीक है मुसाफिर साहब, अभी आवाज ठीक है? यस सर, यस सर, ठीक है। हेडफोन वगैरह अगर आप लगा लेना तो आपका, मैंने भी हेडफोन लगा दी क्योंकि वो नॉइस का प्रॉब्लम बहुत आ रहा है। मैंने ये माइक वगैरह में ये स्प्रे वगैरह भी किया हुआ है ताकि ये अगर गर्द वगैरह आ जाती है चीजें तो ये क्लियर हो जाती है। अगर फिर आवाज नहीं आती बीच में किसी को, मुझे वहीं पे उसी वक्त रोक दे ताकि मैं तेरा एडजस्टमेंट कर लूँ। ठीक है, अच्छा ओके। फिर आपके पास एक और आ गया आरओसी कर्व। ये बासित आरओसी कर्व इसमें था ग्राफ लैब में। यस सर। आरओसी सर एक सेकेंड, आप अगर देख लें आरओसी कर्व। सर प्रिसिजन एंड रिकॉल कर्व है। ठीक है, वो तो फिर क्लियर उसका कर दिया ब्रेकडाउन मैंने। कर्व है। ठीक है, नो सर वो नहीं है, आरओसी नहीं है सर। आरओसी नहीं है, अच्छा अच्छा। एरिया अंडर द कर्व आपके पास कौन सा होता है, फॉल्स पॉजिटिव एंड ट्रू पॉजिटिव रेट, उनका जब ये कर्व सा बनता है, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व को कहते हैं आरओसी कर्व। AUC एरिया अंडर कर्व स्टैंड फॉर एरिया अंडर कर्व अंडर द आरओसी कर्व। आरओसी क्या चीज आपके पास पहले उधर चले जाते हैं, ये आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, रिसीवर ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज अ ग्राफ शोइंग द परफॉर्मेंस ऑफ क्लासिफायर मॉडल एट ऑल क्लासिफिकेशन थ्रेशोल्ड्स। This curve plots two parameters, true positive, false positive. True positive क्या है वो मैंने बता दिया, false positive हो गई। ROC इसके curve plot true positive and false positive at different classification threshold, lowering the और classification threshold क्या थी, वो जो ऊपर वो भी user control से वो recommendation वो बढ़ा रहे थे। Lowering the classification threshold, there are more items as positive, thus increasing both false positive and true positive. The following figure shows the typical ROC curve। तो आपके पास ज्यादातर मशीन लर्निंग के सिस्टम जो आते हैं वो इस तरह हैं। क्या पता चलता है आरओसी कर्व से हमें, व्हाई डू यूज आरओसी कर्व? हाँ जी, मैंने बना दिया ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव रेट की, रेट है ना, जैसे वो बैटिंग रेट होती है, बॉलिंग रेट होती है,
इस तरह ट्रू पॉजिटिव वर्सेस फॉल्स पॉजिटिव रेट होता है, उसका ग्राफ बना देते लोग, उसकी एरिया जो अंडर आता है उसको ROC कर्व कहते हैं। तो ये क्यों क्यों बनाते हैं लोग जी? हाँ जी, क्यों बनाते हैं? क्वालिटी मेजर करने के लिए कि कितना देखिए सच है, मतलब कितना एक्यूरेट है। ROC कर्व, अच्छा अब ये आ रहा है जी, ROC कर्व्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू शो ग्राफिकल वे with the connection trade-off between अच्छा sensitivity and specificity for every possible cutoff for a test or a combination of tests। अच्छा एक और आ जाते हैं, ROC curve is a to share, अच्छा ROC curve is a graphical plot to show the diagnostic ability of the classifier। तो इसका मतलब है कि कुछ ROC कर्व अच्छी होंगी, कुछ बुरी होंगी। तो what is the ROC good ROC curve? In general, the area under curve of 0.5 suggests no discrimination. 0.7, 0.8 is considered acceptable and 0.089 is considered excellent and more than 0.9 is considered outstanding। ठीक है जी, आप समझ गए। Poor model has area under the curve 0, which means it was worst measure of capability. In fact, it means reciprocating of results. It's predicting 0s and 1 and 1 as 0. And when area under curve is 0.5, it means model has no class separation capacity of it। अच्छा अब आपका जो रिकमेंडर बने उसका AOC कर्व आप पता लगा सकते हैं, कैसे बन सकते हैं ग्राफ लैब में कर लेंगे। जी आपके ग्राफ लैब फ्रेमवर्क में एक फंक्शन इन्होंने दिया हुआ ग्राफ लैब इवेल्युएशन ROC कर्व। अब उसमें क्या आ सकता है आपके पास, कंफ्यूजन मैट्रिक AOC कर्व। तो ये आप कर देते हैं, ये आपको बता देता है, ये सारा कोड इसमें लिखा हुआ है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखें रिकमेंडर जब आप बना रहे थे कुछ चीजें कुछ ऑटोमेटिक कर दी है ना आपके लिए, किए कि नहीं किए? प्रिसीजन रिकॉल तो करके दी ना उसने। क्लास आप मेरे साथ है सर, एवरीबॉडी इज विद मी। मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल आपको लग रहा है, सारे स्टेप्स वाइज चलेंगे, कोई इशू नहीं है। जी प्लीज प्लीज जी। ROC कर्व जो ग्राफिकली, हाँ बेटा ग्राफ, हाँ ROC जो है ना ये आपके पास ग्राफिकली बता देता है क्लासीफायर तकड़ा है कि नहीं है, उसकी भी उसने बता दिया। 0.5 से कम वैल्यू तो हाँ, हाँ कैलकुलेशन कैसे होगी, कैलकुलेशन कैसे होगी? ठीक है देखें, आप जिस टाइम पे किसी सिस्टम को टेस्ट करते हैं आप 10 आइटम उसके सामने रख देते हैं, 10 आइटम में से आपको 6 सही कर देता है, 5 उसमें बाकी प्रॉब्लम में ठीक, बाकी 3 जो उसने की वो उसने सही क्लासीफाई की कि नहीं ये तक सी बॉटल्स ठीक नहीं है या ये कोई एंटी बॉटल है क्लास की। 5 वो कहता है ये ठीक है, वो भी ठीक है, अगली 3 कहता है ये भी ठीक है, 10 है टोटल बॉटल। अगली जो 2 रह गई उसमें वो कंफ्यूज हो जाता है। तो ये जो रिजल्ट आपके पास आएगा उससे आपको पता चल जाएगा ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, ये सारी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। इनसे होते होते आप लोग क्या बना लेंगे, प्रेसिजन एंड रिकॉल बना लेंगे। प्रेसिजन रिकॉल से आपके पास क्या आ जाएगा आगे ताकि, हाँ क्या आएगा आपके पास, 2 और भी चीजें आ जाएंगी। ठीक है ये भी मैंने थोड़ी देर पहले शेयर किया ना, क्या आएगा आपके पास, ये सारी चीजें आ गई ना। ये आपके पास रिकॉल है, ये प्रेसिजन है, ये प्रेसिजन है, ये रिकॉल है आपके पास। उससे होते होते फिर और क्या आपके पास, जब ये आपके पास सारी चीजें आ गई देन यू मूव ऑन टू द अदर ब्रांच और वो आपके पास आता है ROC कर्व। बात यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। ROC कर्व आपको बनेगा कैसे, ROC कर्व कैसे कैलकुलेट होता है अभी मैंने बताया आपको, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे मैंने चैट में शेयर किया मैंने।
कैसे करते हैं आरओसी कर्व को? ये आपके पास आरओसी कर्व होता है ऐसे, ये हर मशीन लर्निंग, हर रिकमेंडर मॉडल हर चीज के लिए करके दे देता है। ये अगर आपको सामने आ जाता है, यही ट्रू पॉजिटिव इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ये यहाँ से आपके पास कैलकुलेशन आ जाएगी और इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। अब इस ग्राफ की शक्ल कैसे होनी चाहिए? इस ग्राफ की शक्ल कुछ रखी इस तरह का कर्व होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ फिगर भी हो तो ज्यादा चलेगा दोस्तों। अब ये आपको बता रहा है कि यार ये सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी 90 तो ये अच्छा क्लासिफायर है, ठीक है। और अगर ये आपके पास इस तरह डेटा सेट होता है, सारी चीजें होती है यहाँ पे, अगर ये 0.5 से कम होगा आरओसी कर्व, ये अच्छा नहीं है। 0.5 से ऊपर 0.78 तक तो अच्छा है, अगर 9.9 से भी ऊपर है फिर तो फिर जबरदस्त चीजें हैं, बेहतरीन चीजें। तो आरओसी कर्व में दो चीजें आपके पास आती है, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। अगर आप थोड़ा सा टाइम लगा लें, ये जो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया, ये वाला स्पेसिफिसिटी क्या है, सेंसिटिविटी क्या है, ये अगर आप देख लें थोड़ी देर, आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, इस चीज को आप सब देख लें, तो इसके ऊपर मैं फिर आपके साथ डिस्कशन करता हूँ, ठीक है। इससे हम वापस स्विच हो जाएंगे ग्राफ लैब की तरफ। ग्राफ लैब में आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा हर रिकमेंडर, हर चीज आपको इसी तरह पैटर्न में आता है। ट्रेंड मॉडल, चूजन मॉडल, जो इरेगेशन आपके पास, ठीक है। ये आपके पास फिर और ये बता रही है जो सही करेक्टली आइडेंटिफाइंग और रॉन्गली, और ये ओवरलैप बीच में जो आ जाता है, ये आपके पास ट्रू पॉजिटिव है, ये फॉल्स नेगेटिव है, ट्रू पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव, ये पूरा आपके पास टोटल नेगेटिव पॉजिटिव। परफेक्ट क्लासिफायर ranges from 0 to 1, 100% पर है। बेटर क्लासिफायर, ओके फाइन, और ये सबसे खराब रैंडम क्लासिफायर 5+। फॉल्स पॉजिटिव रेड, ट्रू पॉजिटिव रेड। आपको दिखा दें, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। अगर यूजर ही गलत, देखो अक्सर टाइपिंग में भी गलती हो जाती है, जब तो यूजर कंट्रोल अच्छा नहीं है ना, ठीक है। हाँ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यहाँ पे अगर आपको ये बहुत मुश्किल लग रहा है, इसको मैं ये लिंक आपकी क्लास में शेयर करूँ, 5-10 मिनट्स देने सारी आप देख लें। आरओसी कर्व इंतहाई आसान, ये कर्व क्या ग्राफ है और कुछ भी नहीं है। ये क्या बताता है कि क्लासिफायर अच्छा है कि नहीं, वो सिंपल इज दैट। याद रहेगा इतना, पूरी क्लास को याद रहेगा इतना। मुझे फीडबैक बेटा देना, आप सब दें कि मैं फिर आपको ये मैं आसान समझा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, कैसे पता चलेगा अच्छी चीज बनाई है, प्रोडक्ट नहीं बनाया, कैसे पता लगेगा? और एरिया अंडर कर्व देखेंगे, कर्व किसका, रिसीवर ऑपरेटर कर्व, एरिया अंडर रिसीवर ऑपरेटर कर्व, ठीक है। ये किन दो चीजों का ग्राफ बनता है, ये ट्रू पॉजिटिव रेट का और फॉल्स पॉजिटिव रेट का बनता है। ये ट्रू पॉजिटिव क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता देंगे। ट्रू पॉजिटिव क्या है, फॉल्स, ये ट्रू पॉजिटिव है, ये फॉल्स पॉजिटिव। जो आपके रिकमेंडर ने खुद ग्राफ बता दिया, उसने प्रेसिजन which is true positive divided by true positive plus false positive, or recall which is this is true positive, ये से आपने यहाँ पे आपका आया रिकॉल आपका क्या ये है, यहाँ पे प्रेसिजन एक्यूरेसी, यार ये रिकॉल यहाँ पर आएगा, ये ट्रू पॉजिटिव रिकॉल, इट इज मेजर ऑफ पॉजिटिव एग्जांपल एज पॉजिटिव क्लासिफायर्स, ठीक है। और इसको आप सेंसिटिविटी भी कहते हैं। रिकॉल 69%, वहां पे ग्राफ लैब में हो गया था, वो प्रेसिजन रिकॉल दोनों बता रहा था, आप समझ गए। रिकॉल किस चीज से बनता है, रिकॉल आपका 45 क्या है, ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस, हाँ ये क्या चीज है, फॉल्स नेगेटिव,
ये फार्मूला, ये आपका रिकॉल बन गया। और ये है क्या सब कुछ, ये जो हम स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी सही चीज को सही क्लासिफाई किया, गलत चीज को गलत, सही को सही का, गलत को गलत का, सही को गलत का और गलत चीज को सही का। आप समझ गए बातें? क्लास समझ गए कि नहीं बेटा? जरा मुझे फीडबैक दिया सारे, मुझे लग रहा है क्या यस सर। Yes, देख sir. देंगे। देखो चार काम हो गए, क्लासीफायर चार काम ही करेगा ना, सही चीज को सही कहेगा, गलत को गलत कहेगा, और अगर सही चीज को गलत कह दे और गलत को सही कह दे, यही चार हुए ना आउटकम्स। तो इन चार आउटकम्स को आप वो जो स्कोर्स आपके पास आते हैं, स्कोर्स की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से आपके पास मैट्रिसेस बनते हैं, जिनसे पता लगता है ये चीज अच्छी है कि नहीं है। समझ गए आप? और कैसे पता लगेगा कि मशीन लर्निंग सिस्टम अच्छा है? हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट करेंगे एरिया अंडर द कर्व की, और एरिया अंडर द कर्व की जब ट्रू पॉजिटिव रेट डिवाइडेड बाय फॉल्स पॉजिटिव रेट, अगर ये 1 है तो परफेक्ट है, और अगर इस तरह तो ये आपके सामने पूरा, ये जरा पढ़ लें और फिर मैं दोबारा आपके साथ आता हूँ। एक 5 मिनट्स आप लोग जरा पढ़ें, इस आर्टिकल को पढ़ें, ये वाला गया द ग्लास बॉक्स मशीन लर्निंग मेडिसिन एंड बाय रेचल डार्लॉस, ये पढ़ें जरा, ये मैंने शेयर किया है क्लास। Measuring performance AUC, AUROC. The area under the receiver operating characteristic AUROC is a performance metric that you can use to evaluate classification models. AUROC tells you whether your model is able to correctly rank examples. For a clinical risk prediction model, the AUROC tells you the probability that a randomly selected patient who experienced an event will have a higher predicted risk score than a randomly selected patient who did not experience an event, ref. For a binary 100-digit classification model 1 versus 0, the AUROC tells you the probability that a randomly selected 1 image will have a higher predicted probability of being a 1 than a randomly selected 0 image. AUROC is thus a performance metric for discrimination. It tells you about the model's ability to discriminate between cases positive examples and non-cases negative examples. An AUROC of 0.8 means that the model has good discriminatory ability. %80 of the time, the model will correctly assign a higher absolute risk to a randomly selected patient with an event than to a randomly selected patient without an event. How to interpret AUROC, ref. Figure, ROC curves modified from this cartoon. The figure above shows some example ROC curves. The AUROC for a given curve is simply the area beneath it. The worst AUROC is 0.5 and the best AUROC is 1.0. An AUROC of 0.5 area under the red dashed line in the figure above corresponds to a coin flip, i.e. a useless model. An AUROC less than 0.7 is suboptimal performance. An AUROC of 0.70 to 0.80 is good performance. An AUROC greater than 0.8 is excellent performance. An AUROC of 1.0 area under the purple line in the figure above corresponds to a perfect classifier. How to calculate AUROC? The AUROC is calculated as the area under the ROC curve. A ROC curve shows the trade-off between true positive rate (TPR) and false positive rate (FPR) across different decision thresholds. For a review of TPRs, FPRs, and decision thresholds, see Measuring Performance, the Confusion Matrix. In plotted ROC curves, e.g. the figure of the previous section, the decision thresholds are implicit. The decision thresholds are not shown as an axis. The AUROC itself is also not explicitly shown, it is implied, as the area beneath the displayed ROC curve. The x-axis of a ROC curve is the false positive rate, and the y-axis of a ROC curve is the true positive rate.
A rock curve always starts at the lower left-hand corner, i.e. the point FPR equals 0, TPR equals 0, which corresponds to a decision threshold of 1, where every example is classified as negative because all predicted probabilities are less than 1. A rock curve always ends at the upper right-hand corner, i.e. the point FPR equals 1, TPR equals 1, which corresponds to a decision threshold of 0, where every example is classified as positive because all predicted probabilities are greater than 0. The points in between, which create the curve, are obtained by calculating. The points in between, which create the curve, are obtained by calculating. आर्टिकल है बड़ा अच्छा सा मुझे लगे हाउ टू असेस क्वालिटी ऑफ अ क्लासिफायर उसको कैसे पता चलता है ये आप जरा देखें Okay. Any questions? नो सर. ठीक है सर एक क्वेश्चन है ये डेटा सेट में हम जो ट्रेन डेटा सेट लेते हैं और टेस्ट डेटा सेट लेते हैं तो जितना ये ट्रेन डेटा सेट ज्यादा होगा तो एक्यूरेसी ज्यादा बेहतर आएगी ना और सर एक दूसरा क्वेश्चन था जी बेटा मुख्तलिफ होते हैं डेटा सेट होता है उसमें एल्गोरिदम का बड़ा रोल होता है क्लासिफायर तो वही मॉडल होता है ना और फिर डेटा को आपने कैसे प्रूव किया गया तो इंजीनियरिंग के सारे शोबे पूरे होने चाहिए डेटा की भी प्रूविंग अच्छी हो मॉडल भी जी एल्गोरिदम पर भी बहुत डिपेंडेंट है ऑलमोस्ट सारा का सारा डिपेंडेंट है लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि इंजीनियरिंग देखें डेटा मैंने आपसे लास्ट टाइम जो मैंने ग्राफ लैब की शीट जो रेसिपी शेयर की थी मैंने आपके साथ शीट उसमें मैं आपको यही समझा रहा था कि मशीन लर्निंग जो है ना तो ये पूरा एक प्रॉपर आपके पास वो है एक सा स्टैक और जब ये पूरा स्टैक होता है आपके पास तो हर स्टैक की इंजीनियरिंग की जाती है उसकी वजह से ओवरऑल एक्यूरेसी बढ़ जाती है क्लासिफायर ठीक है जी सर थैंक यू अच्छा बाकी क्लास आप जरा फीडबैक नहीं करेंगे ओके चलिए आगे फिर ग्राफ लैब की तरफ वापस जाएं ठीक है सो यू हैव ग्राफ लैब इवैल्यूएशन करना दबा दूं तो देखो मशीन लर्निंग की मॉडल को इवैल्यूएट करना बड़ा जरूरी होता है ग्राफ लैब आपको इसमें सारी फैसिलिटी देगा मैंने हमेशा आपसे कहा कि जो फ्रेमवर्क होता है वो क्या करता है इट्स अ वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीथिंग आप समझ गए ना ठीक है तो हैविंग सेड दैट अगर आप इस पूरे फैक्टर को देखें सारी चीज़ों को देखें तो आपके पास प्रिसीजन रिकॉल आरएससी का F1 स्कोर कंफ्यूजन मैट्रिक्स और रूट मीन स्क्वेयर रिग्रेशन मैट्रिसेस और मैक्सिमम और ये सारी चीज़ आपको फीचर कैसे निकालने फीचर एक को भी करके दे रहा है यूटिलिटीज एंड एक्सटेंशन उसमें ये आपको बता रहा है कि ग्राफ एनालिटिक्स रिग्रेशन ये आपके पास आ जाते हैं यूटिलिटीज एक्सटेंशन उसमें डिस्टेंसेज एंड डिस्टेंसेज को आप देखें तो आपके पास यही जो अभी बता जैका डिस्टेंस कंप्यूटेशन या भी इसमें कमांड होनी चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल ट्रेनिंग होता है वो करनी है वो चेक करेगा सो ग्राफ लैब में आपको मशीन लर्निंग में देखिए सारी चीज़ें आपके पास ठीक है अच्छा तो मैं बंद कर देता हूँ।  हाँ
अच्छा, अब हम आ जाते हैं ग्राफ लैब, तो हमारा हो गया। आज का जो हमारा टॉपिक है आर स्टूडियो। आप मुझे बताएं कितने लोगों ने आर स्टूडियो इंस्टॉल किया है? ये आप काइंडली अभी इंस्टॉल कर दें। ये आपके पास लिंक होगी, लास्ट वीक भी शायद मैंने कहा था आपसे, तो वो करना, ठीक है। ये आर स्टूडियो, इसको अगर आप वो करें, सर इसमें एनाकोंडा 3 में है आर स्टूडियो ऑलरेडी। हाँ उसमें भी हो सकता है बिल्कुल। आर स्टूडियो से करते तो थोड़ा सा मैं आपको एडिटर का वो बता दूंगा। आर स्टूडियो डेस्कटॉप, ठीक है, तो ये कर देते हैं और फिर इसी तरह चलते हैं। तो आज का हमारा जो होगा तो आर स्टूडियो पे होगा काम, ठीक है। आर स्टूडियो पे थोड़ा सा चलते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन इसको देख लें, मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। और आर स्टूडियो पे आज ऐसे करेंगे कि कुछ बेसिक ऑपरेशन करेंगे और पॉसिबली मशीन लर्निंग का कुछ हम रन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये मैं शेयर साथ साथ इसकी करूँ ताकि आपको आसानी रहे बात है। ये आपके साथ ही है, तो इसका अगर आप इनिशियल 5-10 मिनट आप सुन लें, अगर इसके साथ हम मशीन लर्निंग, हम ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मशीन लर्निंग आर में कैसे की। ये है, हम लोगों ने आर स्टूडियो को डाउनलोड शुरू कर दिया। क्लास, आर यू विद मी? इंस्टॉलेशन शुरू कर दिया सबने? डाउनलोड कर रहे हैं, चलें शाबाश। बस आज हम एक 10 मिनट्स में आर शुरू करते हैं। जब तक मैं ये आपको छोटा सा एक क्लिप सुना देता हूँ आर के बारे में, और उसमें फिर हम आर क्या चीज़ है।
Thank you all for joining me with me today. I'll be going through a live demo as well as some examples and kind of background about why R is very exciting, how you can get started, and kind of a immediate plan and then a long-term plan about how to be successful using R for statistical programming. So first off, a little bit about me. Who am I? This is my face. If you haven't seen me before or met me in person. I originally got started with statistics and using statistical analysis as a master's student. I was doing exercise physiology, looking at how exercise is beneficial for brain health. Now, when I first got started using statistics, I was using mainly point-and-click interfaces, things like SPSS, Excel, Origin. So a couple of different things. My statistics in SPSS, my data cleaning and organization in Excel, and then finally my plotting in Origin. So it often meant that I had to kind of change things around or flip them when I was switching between programs. Eventually, I ended up in a PhD program where I was analyzing mouse behavioral data with a neurobiology program. And this is where I really got my first taste of R. We had an Intro to Statistics course in my second year, and we used R for some of the basics in that course. And once I got started with R, I was like, oh, this is really exciting. I liked the statistical programming aspect where I was doing coding and doing everything in R rather than having to switch between a lot of different programs, and got interested in data science through that. While I had that course, I did find that I needed to learn a lot more beyond that was just, given to me in this 1 month, or sorry, this 2-month-long course. So I actually got involved with the R for DS, or R for Data Science online learning community, which is still around today. And basically it's a Slack group where people are able to go in, share questions, interact over with code, or just, share ideas. And out of this was born the Tidy Tuesday project, which is a weekly data project. And I help host this, where every week I upload a data set. Community members, attack it with R and the tidyverse, create plots or statistical analyses, and then share the examples on Twitter. And it's been a really good project for kind of continuous learning in terms of every week there's a new data set, so you can, try things out in a different way than you're used to, rather than doing the exact same thing over and over. As well as it's a distributed community, so even if you don't have local people who are using R around you, you can learn online with an online community. And lastly, I joined our studio about a year ago. I'm on the customer success team, as Rob mentioned, and what I do is help our professional customers better use our professional products as well as open source products to use R in their enterprise settings. What I really want you to get out of this is that, my journey might be similar to yours in terms of a lot of people get started with R, didn't start as computer scientists or didn't start as programming in other languages. This was their first experience with using statistics and programming together. And that's kind of who I'm anticipating will be a lot of the crowd today. Maybe we'll have some experienced R users and they can also get something from this. But I primarily aim this at people who are just getting started with R. So maybe you've heard of R or you've heard of RStudio, you've heard of the tidyverse, but when you first started to get, trying to get started with R, you faced some hurdles, and so you wanted to, find some more examples about how to get started and be more powerful. And this really resonated with me, and the basis for what this presentation started as was a blog post I wrote a year ago based off this tweet by Jessie, who helped found the R for DS online learning community. And basically, she proposed that, if you had started R and didn't end up continuing with it, what were your stumbling blocks? And some of the common things that resonated with me was things like this. I didn't have examples of code or people doing the basic things they need to do, basic multivariate stats, and I wasn't experienced enough. For David here, interested in R, but for a lot of people it was too high level, so maybe they weren't ready for full-blown enterprise-level data science. They were just trying to get started with basic statistical programming and using the tidyverse to create some plots or do some statistical analyses. And lastly, my contribution was, I know it can be frustrating, you're just like, hey, I just want to run my ANOVA in R, getting the data in, cleaning it up, getting everything set up can often be a hurdle for a lot of people. And I know back in the day it was a hurdle for myself. I'm borrowing this graph curve here from J.D. Long, who is a data scientist out in the world. Great guy. If you have a chance, you should look at some of his presentations that he gave at RStudioConf 2018 or 2019.
And basically the premise of this graph is that there's this learning curve. And as with anything, when you eventually get started with learning something new, you're here at the, what they quote, the suck threshold, in terms of things are hard and you're not very powerful. With a bad learning curve, you'll actually see that you stay here in this kind of not being able to do much powerful things for a long time. So the goal for today is to get us on this good learning curve where you're able to get into this point of I'm kicking ass, I'm doing powerful things, I'm creating something useful in R, and I feel powerful. And hopefully this will kind of get you started on this good journey versus the bad journey that you may have been stuck on previously. So first of all, why R? I think the biggest thing for me is you're able to connect with an amazing community. Often when you're doing stats or programming, it might be all by yourself. It can be siloed in an academic setting, or maybe other people in your workplace are using just SQL or Excel or some other language. So you're able to connect with this larger community, ask them questions, and kind of gain access to their expertise, whether it's through things like LinkedIn or Twitter or other different resources like Stack Overflow or Studio Community. Additionally, programming itself is basically a superpower that everyone has access to. Programming can kind of level up your skill set over something like a graphic user interface and allow you to do things more efficiently. And the thing for me that I really liked was that I could do cleaning, analyzing, plotting, and finally communication around my data all in one place. So I didn't have to switch between a bunch of different software suites and pay for a bunch of different software suites. I was able to do everything in R. Reproducibility is a big thing with statistical programming in terms of your kind of data product is based off of code. So you kind of have an example that In the meantime, जो है तो ताकि जैसे R की installation आ जाए, time waste ना हो ना. Or if you have a repeated report, you can just rerun your code with new data, and it will update that report for you. And obviously, it's free. R is an open source language. It's extremely powerful, and all the packages that add additional features. यहाँ पर installation चल रही है, ठीक है, तो मैं जाता हूँ. आप लोग भी installation कोई सब कर रहे हैं? Everybody in progress. Okay, good. ठीक है. तो आप लोगों को रफ आइडिया होगा प्रेसिजन रिकॉल सारी चीज़ों का. आर में आज हम ऐसे करते हैं, बेसिक एनवायरनमेंट देख लेंगे, और आर बाकी जो है तो आर के थ्रू हम क्या करेंगे जी, आर के थ्रू हम ऐसे करेंगे. वी आर गोइंग टू मेक अ मशीन लर्निंग सिस्टम.
the RStudio interface. I'll walk through this. We'll actually do a live coding demo. I just wanted you to get a very brief overview of what this looks like. The other thing I wanted to cover before we jumped into live coding was the difference between R and R packages. So you can think of R as a new phone. You know, it's powerful. It has some core features like, you know, calling, texting, email, a web browser. But you need to add additional applications to do more things. And R is exactly the same way, where you can install packages that add new features. So things like the tidyverse, whether it's dplyr or ggplot, allow you to get new features that you can then use in R. And with that, I'd like to swap over into the live demo. So again, let's see if I can make this full screen. This will be the RStudio Cloud interface. I'll zoom in a little bit there. So this is actually a hosted version of RStudio. So we have an option of installing it on your desktop. You can do that after the fact and kind of see, you know, using it locally on your own machine. But I wanted to get started with RStudio Cloud because I'm actually going to share this workspace with you, and you'll be able to interact with the exact same code and data that I'm using, and you'll be able to try it out without having to install anything. So here again is the RStudio interface. So if we were to work directly in the console, we could do some math. So we're typing some code, and we just do 3 + 3, and you get your output of 6. It's often more useful, rather than having to write long functions in the console, to rather write with them inside a script or inside an R Markdown document. So here you're able to write out longer things. I have 50 lines of code here, and I can write some comments and do things, but I'm still able to execute the code that I have. So again, the 3 + 3, I get my output of 6. The other thing I wanted to cover real quickly is base R functions and objects. So you can do math or do anything else and assign it to an object. So in this case, we'll assign 3 + 5 to X, and then we could actually call X, and we can see that it will then execute the math. Additionally, we can see that X has been stored as a value here in our environment. So when you're working with data sets, and I'll import a data set here in a little bit, you can actually find them here in the RStudio environment pane. So that can be useful if you're not used to finding where your data sets are. Always look up here in the top right for your environment. You can also do some other things like combine data set or numbers. So here, 1 through 5 is now stored as Y. And there's some functions that are just built into R, things like sequence, which actually will generate a sequence of numbers, so 0 to 10, and it will iterate by 2, so 0, 2, 4, 6, 8, 10. These are things that are all built into R. Additionally, you can write your own functions, which is where a lot of power comes from. In terms of, I'm going to create a function here called add pi. And this function just basically says, take something that I input and add 3.14 to it. So if I save this and add pi to it, we can see that 3 + 3.14 gets us to 6.14. Now, when we're talking about these functions, you may not use functions for quite a while, but a lot of libraries are actually built off of these functions. So they give you more interfaces where, rather than having to type this out itself, you just call add pi. And similarly, if we use a library, which is a collection of functions, we can load it, and this now gives us a bunch of plotting functions based off of the ggplot library. This will take a data set, in this example, a cars data set, and allow you to kind of set up a graph. So if I actually just run the code here, it will input a graph, and you can see that I have a graph of horsepower versus miles per gallon, and then a linear model fit to it and a title. The real big thing that I love about R and a lot of the tidyverse functions is that this is very word-based or verb-based. So I can look at this and say, okay, well, I want my x-axis to be horsepower. It's horsepower. I want my y-axis to be miles per gallon, and you can see it's miles per gallon. And then I want to add points to that plot. So if I just call this part right here, we can see that graph of horsepower versus miles per gallon and have the nice plots here. We can then add more features to it, so adding things like the GM Smooth or that linear model fit, and then changing the titles so that they look nicer. Rather than saying HP and MPG, adding them back so they say horsepower and miles per gallon. I'm covering this pretty quickly, and part of this will be able to reference it in the future, but just kind of going through that as a quick example.
Also going to load the tidyverse library, which has a lot of other functions and other libraries within it. Mainly the ones we're looking at are dplyr and tidyr, which are used for data cleaning and transformation, and ggplot, which I already loaded, which allows you to create plots. The last thing I want to cover related to tidyverse is the pipe function, which you can think of as and then. So आप लोगों की क्या सिचुएशन है? जी बासित ठीक है जी ज़िया रहमान साद हमेरा मुसाफिर शाह हो गया अच्छा आगे यस सर हो गया अच्छा इरफान काशिफ मोमिना हो गया जी आपका भी हो गया ठीक है साद सर हो रहा है, इंटरनेट स्लो है सर। अच्छा नूरुल्लाह मेरा भी हो रहा है। आप मुझे सब क्लियरेंस दे देना ताकि फिर मैं मशीन लर्निंग सिस्टम बनाना शुरू कर दूं उस पर। ये मशीन लर्निंग का पहला कोड है, थोड़ा सा आर की इंट्रोडक्शन आपको करा देंगे और फिर आपका वो चल पड़ेगा। तो मैं 5 मिनट्स आपको और दे रहा हूँ, जैसे ये पूरा हो जाता है तो फिर हम आर के ऊपर काम आज करेंगे, ठीक है? कैसे मशीन लर्निंग का काम आर के ऊपर। और अब हम एल्गोरिथम्स का वो शुरू करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले एक चलो ये देख लेते हैं, ये आपके पास आ गया सेट शीट।
और ये अब आपकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। कौन से एल्गोरिथम की मेथड? LDA, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। ओके, क्लोज नहीं हुआ होगा, सॉरी। थोड़ा एरर आ गया, सॉरी, ये गलत में है। सॉरी। ये आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, ट्यूटोरियल में, ठीक है। फिट LDA, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट ट्रेन, स्पीशीज डेटा सेट, डेटा इज इक्वल टू डे सेट, मेथड इज LDA, मेट्रिक TR कंट्रोल। थोड़ा सा इसमें एरर आ रहा है, जस्ट अ मिनट, कहीं पे मैं एरर कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू गो बाय द। अब हम किस स्टेज में आ गए? वी आर, अब सब साथ साथ ट्राई कर रहे हैं। आर यू डूइंग इट द सेम? थोड़ा सा एरर आ रहा है, तो कैन यू गो विद मी? जी क्लास, आप मेरे साथ हैं भी कि नहीं है? आप मुझे बता दें प्लीज। इज एनीबॉडी हियर? यस आप सर। जरा स्क्रीन को शेयर करें। आप अगर मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे साथ कोड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? यही ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हैं, मैं इसलिए आपके साथ साथ कर रहा हूँ ताकि अगर इसमें एरर आ जाए तो वी कैन फाइंड इट आउट ऑन टाइम। अब यहाँ पे कुछ एरर में एरर आ रहा है कोड में। जी जी मैं लेक्चर बंद कर दूं अगर आप लोगों ने साथ कोड नहीं करनी है, स्क्रीन शेयर नहीं करना? शुड आई क्लोज द लेक्चर? ये भी डिबगिंग की क्लास कैसे चलेगी? ये तो फिर मैं यूट्यूब से रिकॉर्डिंग ही आपके साथ शेयर कर देता हूँ। क्लास का तो फायदा ही नहीं है फिर। भाई कोई है क्लास में? और शुड आई कैंसिल द क्लास? जी क्या क्या एरर आ रहे हैं यहाँ पे बताएं? ऑब्जेक्ट मैट्रिक नॉट फाउंड, व्हाई? जी सर मैं मोबाइल फोन से हूँ, अच्छा, बस अगर आप फॉलो कर रहे हैं काइंड ऑफ। हाँ अभी हो गया सॉल्व। हाँ सॉल्व हो गया मेरे ख्याल में। स्टूडेंट, हाँ आ गया। मैट्रिक एक्यूरेसी का आ गया। और आप कह रहे पैकेज E1071 रिक्वायर्ड। कैसे जाएंगे हम? E1071 नहीं मिल रहा यहाँ पे, करें यहाँ से लिखा आपने E1071 इंस्टॉल। अभी आप देख रहे हैं किस तरह साथ साथ चीजें चलती हैं, ठीक है। और अब इसको ऐड करना पड़ेगा, ये हमने ऐड कर दिया। ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ गुयाना ने डेवलप टेबल के नाम नहीं बता रहा, प्रोबेबिलिटी थ्योरी ग्रुप। हाँ जी, अब करें, अब हो गया।
अब हो गया, देखें ये आपके पास आ गए वैल्यू में, ठीक है। आप सब मेरे साथ हैं कि नहीं है, कि नहीं मैं खुद हवा में, बस और कोई ना हो, बस मैं हवा में लगा हूँ। भैया आप लोग हैं, यस आर यू सर, गाइस अराउंड? यस आप सर। साथ साथ, हाँ ना, क्योंकि यस सर। आवाज भी नहीं आ रही, मुझे लगता है आपको नींद आ रही है बहुत सख्त सख्त सबको। यस सर, Right, हम ये- साथ। हाँ, क्योंकि टाइम मुश्किल है ये ना, 2 to 5 तो बड़ा मुश्किल टाइम होता है यस पढ़ने सर। का। मुझे पता है ये आपके लिए मेरे लिए भी डिफिकल्ट है, लेकिन ये देखिए यू हैव टू डू इट। तक देखो मुझे चीज़ की फिक्र है, फिक्र मुझे इस चीज़ की है कि आप जब थीसिस के लिए एक्सपेरिमेंट डिजाइन करें तो एक्सपेरिमेंट डिजाइनिंग में मशीन लर्निंग प्रोडक्ट आसानी से बन जाए आपसे, मेरी ये बस फिक्र है। अगर ये ना बना मुश्किल से तो फिर मतलब ये है। अभी मैं जितने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, मैं कहता हूँ मशीन लर्निंग आती है जी, थियोरेटिकली आती है, प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। तो ये मुझे तकलीफ होती है इन चीज़ों से, क्योंकि अगर हम कुछ बना ही नहीं सकते तो फिर अभी आप देखें ना ये सारी एक्सपोर्ट्स करा दें कोविड-19 में, कोई पाकिस्तानी साइंटिस्ट इंजीनियर का मशीन लर्निंग का प्रोडक्ट मैंने नहीं सुना इस तरह। बहुत तो अच्छा काम अगर कुछ आप देख ले तो नस्ट से बहुत कुछ आ रहा है, तो भैया आप लोग क्यों नहीं कर सकते ये काम? और मैं अच्छा, आप लोग अपनी क्लास लेवल पे कोई काम किया हुआ है, कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है कोई? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं, अच्छा अच्छा, मैं कहने का मतलब ये, तो मशीन लर्निंग कोई रिकमेंडर को ये चीज़ें भी बनाओ ना, नॉर्मली रिडक्शन, इस तरह की भी चीज़ें बने। ठीक है बेटा, मेरा कहने का मतलब ये कि अब यहाँ पे भी थीसिस और यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए ना, कि नहीं हम बस यहीं पे घूमते फिरते रहेंगे, हैं? क्या ख्याल है? क्योंकि मैं एरर्स कर रहा हूँ, कोई मुझे जवाब ही नहीं दे रहा, सारे बस हाँ हाँ कर रहे हैं मुझे, हाँ। तो ये मैंने क्या किया, मैंने एलडीए का इम्प्लीमेंटेशन हो गई है, ठीक है। अब बाकी सारों की भी इसी तरह ही होनी है। सेट सीट 7 और क्या होगा, फिर क्या होगा? हाँ जी, अब हम कर रहे हैं ट्रेन, कौन से उसको, स्टार्ट, ठीक है। ये हो गया, लेकिन ऊपर आ रही है ना चीजें, सेट पार्ट, सेट एलडीए, और कौन है, सेट रैंडम, और क्या करेंगे, सेट केएनएन। केएनएन क्या चीज है, वो जो हम खाते हैं केएनएन, ये वो है? नियरेस्ट नेबर। अच्छा चलें, ये तो है, और ये बाकी नहीं बता रहे, बाकी हाँ जी, बाकी क्लास केएनएन क्या चीज है? न्यूरल नेटवर्क सर। सब के क्लस्टरिंग नियरेस्ट पे। नेबर, के नियरेस्ट नेबर, के नहीं, केएनएन चिकन है, ये क्या चीज है? सर ये क्लस्टरिंग का जो एल्गोरिदम था, एक तो ये केएनएन आ गया, दूसरा ये केएनएन एल्गोरिदम, ये कौन सा, क्लासिफिकेशन का। के नियरेस्ट एल्गोरिदम, बिल्कुल ठीक है। बाकी सब लोग फीडबैक क्यों नहीं दे रहे मुझे जी? तो सर इसको जब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे वीकेंड पे सब बैठ के, सर फिर नहीं नहीं, नेक्स्ट ये अभी क्लास अभी हो रहा है ना, आपको। देखो ये अभी हो रहा है ना, केएनएन में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ ये। अब ये एसवीएम कर देते हैं, ठीक है। अब ये जैसे कैसे कर रहे हैं, मैं 5 एल्गोरिदम करके दे रहा हूँ, ये आप लोगों ने क्या करना है, आप सिर्फ ये कर दें, कैसे करेंगे, सेट एसवीएम, एसवीएम, हाँ कैसे करेंगे, ये आपके पास एसवीएम आ गया। अच्छा, अब क्या कह दिया इसने, यस, तो ये कह रहे कि एक पैकेज चाहिए इसके लिए, अदरवाइज ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप पूरा देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कि जब आप कोड बनाते हैं तो इस तरह के बीच बीच में इश्यूज आएंगे। ग्राफ लैब में भी यही इशू आया था ना आपके पास, ठीक है।
ओके ठीक है। अब ये आपके पास एसवीएम के उसमें ये एसवीएम हो गया ठीक है। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं जी हम? ये आखिरी एल्गोरिथम में कौन सा वाला है? रैंडम फॉरेस्ट सुना हुआ है नाम? ये रैंडम फॉरेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, ये पहले रैंडम फॉरेस्ट के लिए भी एक पैकेज लानी पड़ेगी, हम ले आएंगे ठीक है जी। अभी फिर रैंडम फॉरेस्ट हमें लानी पड़ेगी, ये हमने रैंडम फॉरेस्ट ये आ गया। अब यहाँ आपके पास आ गया जी फिट कार्ड केनन एलडीए रैंडम फॉरेस्ट एसवीएम के एल्गोरिथम आ गए मॉडल ठीक है जी। अब सेलेक्ट द बेस्ट मॉडल, सेलेक्ट द बेस्ट मॉडल के लिए हमने ये कोड लगाना है। ये कोड क्या कर रहा है? रिजल्ट रीसैंपल लिस्ट एलडीए कार्ड केनन ये सारी चीजें। जब ये कोड हम लगा लेते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखिए लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट आ गई हमारे पास। लिस्ट का हमने क्या करना है, हमने उसकी समरी देखनी है। ये सारे किस में एक्सेप्ट है? रिजल्ट में। जब हम रिजल्ट देखते हैं तो अब ये मुझे बताएंगे रिजल्ट आ गया। ये लेफ्ट साइड पे आपके पास एक्यूरेसी वैल्यू और यहाँ पे आपके पास कापा वैल्यूज हैं ठीक है। कापा वैल्यूज क्या होते हैं देख लेते हैं। कापा वैल्यूज वो है कापा वैल्यूज जी। Cohen suggested kappa result with between value 0 as indicator, no agreement and 0.01 as canon. Kappa, what does kappa? Kappa is always less than or equal to 1. A value 1 implies perfect agreement. ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पर आ जाए। हाँ जी, तो ये kappa वैल्यू 1 किसी की है? 1 किसी की है? अच्छा चलिए ये बताए सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा वाला एल्गोरिथम है जी? मॉडल्स आपके पास कितने? 5 हैं। नंबर ऑफ रीसैंपल्स 10। एक्यूरेसी मैट्रिक्स में ये आ गया, कापा में ये आ गया। ये मुझे पता है एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन कौन सा वाला है? सर ये 0.83 वाले की। एलडीए सबसे अच्छा है। यस सर। इन सब में सबसे अच्छा एल्गोरिथम कौन सा है? सर एसटीएम भी सेम रिजल्ट जी। एलडीए और एसवीएम। एसवीएम क्यों? एसवीएम क्यों भाई? चलो इसकी वो भी देख लो, ग्राफ भी देख लो। कमांड लगाओ के डॉट प्लॉट रिजल्ट, जिसमें पहले आपने किया समरी ऑफ रिजल्ट। अब ये जी, ये आपने जैसे डॉट प्लॉट रिजल्ट किया यहाँ पे ये एक्यूरेसी आ गई। ये आपके पास कापा की आ रही है, यहाँ पे एक्यूरेसी आ रही है। हाँ जी, सबसे अच्छा कौन सा वाला? कहने ना कहने ना के कौन है जी? ये एक्यूरेसी है कापा वैल्यू में जी। बताए ना कौन सा है कापा वैल्यूज के क्या है एक्यूरेसी? बता सकते हैं? So we can see that most accurate model in this case was LDA. क्यों भाई LDA क्यों है यहाँ पे? दोबारा हाँ LDA का आप देखें ना सबसे हाईली एक्यूरेट। इधर भी देखें ना LDA को, जरा देखो आप। यस सर। Look at this, look at this and look at this। ठीक है। अच्छा ये आपको बता रहे हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं? प्रिंट इसको कर रहे हैं। ये कहते हैं कि जो LDA का वो है उसको जाकर हम प्रिंट कर दो। तो चलिए कर देते हैं। ये आपके पास आ गया। ये अब आपके पास कापा वैल्यू रिजल्ट निकाल दिया ना। तो एक्यूरेसी वो कितना 0.96 है और उसमें कितना है कापा में कितना है 95 है। ठीक होगा ना? यस अगर मैं कोई और कमांड लगाऊं फिट डॉट SVM, हाँ उसका इतना आ गया, उसका इतना आ गया। ये कौन सा टाइम है भाई सनी दो रहना क्लास में आने का? अभी तो लेक्चर खत्म हो रहा है। चले आप आ गए। अच्छा अब हाँ भाई और मॉडल्स देखना चाहते हैं? एसवीएम के साथ और कौन सा था? रैंडम फॉरेस्ट था। हाँ जी ये देखें, ये रैंडम फॉरेस्ट की वैल्यूज आ गई। ये आपके पास एलडीए की आ गई। तो कौन अच्छा था?
हु इज द बेस्ट? सर एलडीआई अच्छा है। एलडीए अच्छा, ठीक है। अभी आपके LDA सामने ये सारी, ठीक है ना। नाउ यू वांट टू मेक प्रेडिक्शंस यूजिंग एलडीए। तो अब आप प्रेडिक्शन वाला ये आपने उठाया, एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट एक मिनट। अच्छा, ये अब कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं? तो प्रोडिक्शन बेस्ड ऑन व्हाट? एलडीए। और जब एलडीए के बीच में वो करेंगे तो अब हम क्या इस्तेमाल करें? थोड़ी क्लास के शुरू में जो हमने पढ़ा था, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है उसमें? ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ये अच्छा। हाँ, ये अब आपके सामने आ गया। सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, क्यूएस, नेगेटिव प्रेडिक्टेड वैल्यूज, प्रेवेलेंस, डिटेक्शन, प्रेवेलेंस, बैलेंस, एक्यूरेसी। तो ये अब उसने क्या कर दिया? टॉप ऑफ एवरीवन, एक्यूरेसी लेवल 1, 95% सीआई, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ? कंफ्यूजन, ये सारी चीजें जब आपके सामने प्रेजेंट हुई तो व्हाट यू सी? We can see that accuracy is 100%. It was a small validation data set 20%, but this result within our expected margin of 97%. 4 plus minus percent, 4% of plus minus suggesting we have accurate and reliable accurate model. ये आ गया आपको, ठीक है। अच्छा, तो ये आखिर में हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स लगा जो उसको पढ़ना कैसे करना है। अब ये जो आपने स्टेप्स किए हैं, इसमें हार्ड कोर स्टेप्स ये तकरीबन रिकॉर्ड दिए होंगे। आपने क्या किया सबसे पहले शुरू में? ये शुरू के कमाल थे, डेटा सेट उठाया, ठीक है, इंडेक्स बनाई, स्प्लिट किया, समरीज देखी डेटा सेट की, फिर आपने 4-5 मॉडल्स उठाए, उसमें से देखा कि उस डेटा पे सबसे अच्छा ट्रेन कौन सा हुआ। ट्रेनिंग के बाद आपने रिजल्ट्स देखे, उसमें आपको पता चला एलडीए अच्छा है। एलडीए को आपने वो जो टेस्टिंग और ट्रेनिंग और टेस्टिंग वाले पे आपने भिजवाया ताकि वैलिडेट हो मॉडल। उसने कहा कि ये बड़ा ज़बरदस्त है, 95% मॉडल। और कैसे पता लगा? कंफ्यूजन मैट्रिक्स लगा के। तो प्रेडिक्शंस, वैलिडेशन, स्पीसीज, ये करके कोई आसान है। सो दिस इज योर मशीन लर्निंग थ्रू आर लैंग्वेज। आप सब मेरी बात पे समझ गए? यस सर। समझ गए ना? ये 5 स्टेप है, ये 6 स्टेप है। जब आप ये कर लेते हैं तो आपकी मशीन लर्निंग हो जाती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर। यस सर। अच्छा, अभी आप जितने भी कंप्यूटर्स पे बैठे हैं आप सब ये इसको ट्राई करें। सर हम तो मोबाइल पे हैं सर। अच्छा, मोबाइल पे आप लोग हैं, तो ये लैपटॉप आप लोग क्यों नहीं इस्तेमाल करते? सर यहाँ पे पावर का मसला होता है सर, इस वजह से सर ये लैपटॉप का बैटरी मसला है सर। तो यहाँ पे आए हैं इंटरनेट कैफे में सर, तो मोबाइल से अच्छा अच्छा मतलब ये ज्यादा चार्ज करता है सर। अच्छा, फिर ये होगा बेटा आपके लिए मसला होगा। अच्छा, ये कोई वो कर रहा है, somebody is trying to show that सर ये अगर कौन है भाई? अहमद अली हैं, जी जी बिल्कुल। सर अहमद, आप वीडियो आप देख रहे शेयर हैं? कर से मतलब सीख लेंगे सर। मतलब वीडियो अगर आप शेयर कर दे सर, ये जो आपने रिकॉर्ड कर दिया है सर। नहीं, वीडियो तो मैं शेयर करके सिखा दूंगा मैं, तो अभी आप लोग नहीं सीख रहे हैं। तो अभी तो सीख रहे हैं ना सर, फिर तो प्रैक्टिस भी करना होगा ना सर। प्रैक्टिस करना होगा तो आपके लिए मैंने ये ट्यूटोरियल और ये किस लिए छोड़ा होगा? मैं कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आप लोग घर में जाकर देखें, अभी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं मेरे साथ साथ, प्रॉब्लम फिर इसका ये होगा कि आप जब घर में करेंगे एरर आएगा, फिर जवाब नहीं होगा आपके, मतलब आपके लिए मुश्किल होगा, फिर आप लोग फंस जाएंगे और फिर ये कोड वहीं रह जाएगा। यस सर। जी जी जी। कमांड आप दिखाएं जरा। आपने एट सीड लिखा है, सेट सीड करें जी, सेट सीड, एट सीड लिखा हुआ है, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। बाकी आप उसको करें सेट सीड 7, तो उससे वो ठीक हो जाएगा। ये खैर सिंटैक्स रहेगा, बाकी आपका सब कुछ वो ठीक होगा। आप बेसिक तो बाकी तो आप सिलसिले बिल्कुल शाबाश बेटा। तो आप बाकी उस सिलसिले पे समझ गए ना कि ये आर पे बहुत सिंपल है यार, इसमें कुछ भी नहीं है। इसी तरह आप इसका पूरा प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, फ्रंट एंड इसका बना दें, बैक एंड बना दें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्लास, आर यू विद मी?
जी तो सर। ये बहुत आसान है। यस सर। ये अगर आप मेरे साथ साथ कोड करते क्लास में तो ये बहुत आसान होता। यस आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। सर ये मैंने उस पे पाइथन पे किया है, ये वाले एल्गोरिथम यूज। अच्छा, शेयर कर सकते हैं आप लोग? आप में से जितने स्टूडेंट शेयर करेंगे तो ये मैं क्लास परफॉर्मेंस में काउंट करूंगा। क्लास परफॉर्मेंस को मैं बहुत अहमियत देता हूँ अच्छा, क्योंकि अभी ऑनलाइन सारी चीज़ें चली गई हैं तो अब ये नहीं पता लगता कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं। हो गया कि नहीं हुआ? एनीबडी हु कैन शेयर? हमारा कैन यू शेयर स्क्रीन और एनी अचीवमेंट अगर अभी हुई हो? आपके ग्राफ लैब में भी काफ़ी अच्छा कमेंट्स और वो आ रहे थे तो मैं देख रहा था कि ये क्लास स्क्रीन में जो था तो सर स्क्रीन शेयर करने का मेथड भी नहीं आता, और दूसरा ये कि अभी मैंने इतना काम नहीं किया इस पे। सर कुछ स्टार्ट अच्छा, वाले जो कमांड्स थे वो रन हुए और बाकी नहीं अभी काम किया। तो बेटा जहाँ जहाँ आप लोग स्टकअप हो रहे हैं तो मैं आई एम ऑनलाइन, तो आप लोग मुझे बताएं, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ प्रोग्राम है वो, क्योंकि अक्सर जब मैं स्टूडेंट्स को छोड़ देता हूँ उसमें फिर ये होता है कि ये बाद में नहीं करते हैं, यानी कि कमिटमेंट्स होती हैं, काम वगैरह होता है, या इस तरह हो जाता है कि उस वक्त कोडिंग में फंस जाते हैं। अभी मैंने आपके सामने इस तरह, मैंने तो अगर एक क्लास से देखा जाए कॉपी पेस्ट ही मैं कर रहा हूँ ना, लेकिन वो मैं इसलिए करा था कि मेरे साथ साथ चीज़ चल रही हो, ताकि एरर आते जाएंगे, इंस्टॉलेशन होती जाएगी तो आपके सामने आपको नजर आएगा कि ये काम कैसे होता है आपने। आप मेरी बात समझ गए? क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने इंट्रोड्यूस भी करा दिया ना आपके साथ। जी हयातुल्ला जी, सवाल है कोई आपका? जी कौसर अली, क्वेश्चन आपका? जी सर। क्वेश्चन हैं आप लोगों के? देखिए आप लोग कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, बाकी क्लासेस बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, आप लोग कोई सवाल नहीं करते हैं। सर ऑनलाइन को मतलब ऑनलाइन आपके साथ साथ कोडिंग की नहीं की सर, इस वजह से भी मोबाइल पे है सर, पावर का मसला है सर, इस वजह से पहले लैपटॉप पे था सर, अच्छा अभी बेटा इस मोबाइल तरह से। ना पूरी क्लास मेरी बात सुने। देखें अभी आप लोगों को पता है कि कोविड-19 आया हुआ है और ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है। कल को आपके एग्जाम्स भी होंगे, क्विजेज होंगे, वाइवास होंगे, तो आप लोगों को अपने कंप्यूटर्स को बहुत टॉप क्लास कंडीशन में रखना है। तो ये जस्टिफिकेशन मैं नहीं सुनूंगा कि बैटरी नहीं है, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, मेरा नजर नहीं आ रहा, नींद आ रही है, ये मैं चीज़ें नहीं सुनूंगा। यू शुड हैव अ गुड इंटरनेट ना, इंटरनेट अपने घर में लगवाएं, क्योंकि 3G और 4G बड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। यस मजबूरी सर। है, करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है क्योंकि कैंपस बंद है और पढ़ाई हमने करनी है हर हालत में, ठीक है? हमने हर हालत में बिल्कुल पढ़ाई करनी है और इस बिल्कुल टाइम को सर। हमने नहीं ज़ाया करना। आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पता है। बताऊं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने तकरीबन 4 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं इस कोरोना वायरस के ये जो कैंपस बन रहा है। मैं क्लासेस भी, बिल्कुल सर। और मैं उस वक्त से सर पढ़ा रहा हूँ क्लासेस जब यस ऑफिशियली लोग इस तरह क्लास नहीं लेते थे। मैं अगर आपको याद हो, मैं क्लासेस एग्जैक्ट 5 to 8 लिया करता था कैंपस बंद होने से यस पहले, सर। ठीक है? तो मैंने अपना स्टैंडर्ड अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप लोगों के डिग्री में कोई ब्रेक ना आए या कोई टाइम आपका वेस्ट ना हो। तो आप लोगों ने भी फिर हार्डवर्क करनी है। आप लोग अपने लिए बिल्कुल लैपटॉप्स, बेस्ट बैटरीज, इंटरनेट कम्युनिकेशन और तमाम रैम, हार्ड डिस्क, सारी चीज़ें तैयार रखें। हो सकता है तो यस गेट न्यू लैपटॉप्स फॉर योरसेल्फ और न्यू नेटवर्क। उसकी वजह यह है कि यस ये जो अभी नई सिचुएशन आई है हमने इसको अडेप्ट करना है। अगर हम बिल्कुल अडेप्ट नहीं सर। श्योर करेंगे तो फिर ये काम नहीं बनेगा इस तरह। श्योर सर। आप मेरी बात समझ यस गए? इस तरह ये मुश्किल हो जाएगी ये चीज़। बिल्कुल हो जाएगा इंशाल्लाह सर। एंड next time I will not tolerate in the class if I am running the code and students are not coding with me, ठीक है? क्योंकि अभी मैं आगे जाके आपको रिसर्च पेपर्स दूंगा एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये जो अभी मैंने एक्सरसाइजेस किए इसका सबसे बड़ा मकसद ये था कि एक्सपेरिमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, मशीन लर्निंग कोड। एक आपको ग्राफ लैब बताया, आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन कराया। ग्राफ लैब में आपको चीज़ें आसान लगेंगी, मतलब मुझे लगता है लग रही थी, क्योंकि उसमें बहुत कम कोड इस्तेमाल होता है। आर में आपने क्या किया? आर में मैनुअली चीज़ें पूछ किया। दोनों का फायदा नुकसान ये है कि यू हैव टू
बेसिकली बी ऑन योर ओन फीट, वरना क्या होगा, लोग फिर टीचर्स के पीछे करते हैं, सुपरवाइजर के पीछे, जो एक्सपेरिमेंट डिजाइन करें। हमने प्रोटोटाइप बना ली। इन माई PhD आई डेवलप 2 रिकमेंडर सिस्टम्स, और उसके 5 वर्जन थे, और रिकमेंडर बी के 3 वर्जन, और रिकमेंडर ए के 2 वर्जन। एक मूवी लेंस पे बना, एक बुक क्रॉसिंग डेटा सेट पे बना, और 3 रिकमेंडर सिस्टम के जो वर्जन थे रिकमेंडर बी के, वो ग्राफ लैब रिकमेंडर सिस्टम पे बने। तो मैं आपसे बार बार ये कहने की कोशिश करूँ कि यू शुड बी ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग। अभी चूंकि कोरोना वायरस फैला हुआ है, कैंपस बंद है, तो आप लोगों के लैपटॉप ही आपकी यूनिवर्सिटी है, तो ये मोबाइल फोन और ये एडॉक मैकेनिज्म से ये चीज़ नहीं चलेगी। अब क्योंकि अब हम मुश्किल में, हमारे पास कोई रास्ता नहीं, अदरवाइज ये होगा कि आप कोडिंग नहीं होगी, काम नहीं चलेगा, फिर ये चीज़ें नहीं चलेंगी। तो ये करंटली मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है? अच्छा, और आप, अच्छा आप मुझे बताएं, ग्राफ लैब में आप में से कितने, एक मैं ऐसे कर देता हूँ, एक क्विज बना देता हूँ, और बल्कि मैं आप लोगों से एक एक्सपीरियंस का एक वो मैं बना देता हूँ, एक शेयर कर देता हूँ, कि आप मुझे बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, ठीक है? तो लेट मी, जी जी जी, ग्राफ लैब का बिल्कुल मिल सकता है, तो मैंने क्लास में साथ साथ करवाया भी था आपको। अच्छा, उसमें इस तरह से, जी जी, ठीक है, वो मैं अभी, वो मेरे मेल बॉक्स में आ जाएंगी, तो मैं, लेकिन वो बहुत हैवी लेक्चर है, वो मैंने क्या करना होगा, लिंक शेयर करना होगा? अच्छा चलिए ठीक है, वो मैं कर दूंगा, कोशिश कर दूंगा, लास्ट वीक वाला जो, ठीक है? सर इसका ग्राफ लैब का जो है, तो मुझे जी जी जी, मसला आ रहा है, अच्छा, इंस्टॉलेशन नहीं हो रही उसकी, तो उसमें ग्राफ लैब में जितने स्टूडेंट को इंस्टॉलेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो एरर्स की एक लिस्ट बना देना, एरर की लिस्ट बना दें। ग्राफ लैब में ज्यादातर ये होता है, एनाकोडा जिन लोगों ने इंस्टॉल की होती है, तो वो आगे नहीं बढ़ सकते, एनाकोडा आ जाती है, फिर उसमें वो आपसे एनवायरनमेंट मांगता है, लेकिन थोड़ा सा ट्राई करने से चीजें हल हो जाती हैं। आपसे जो पिछला बैच था, उन लोगों को मैंने ग्राफ लैब पे भी बनवा दिया, तो सारों ने कर लिया था रिकमेंडर, और फिर इसी तरह उसमें आर में भी लोगों ने काम कर लिया था, वेरी सिमिलर प्रोजेक्ट, डेटा साइंस मैंने पढ़ा था इससे पहले सेमेस्टर में, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये हो जाती हैं चीजें थोड़ा। ये सर हमारा भी यही एरर आ रहा है, एनाकोंडा इंस्टॉल किया तो उसके बाद ग्राफ लैब हमें इंस्टॉल नहीं हो रहा। तो एरर का क्या मैसेज आ रहा है? जी, सर मैं क्या मैसेज एक आ रहा है? दफा फिर ट्राई करता हूँ, फिर आपसे सर देयर वाज, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, मैंने लास्ट उसमें भी वो किया था, ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में भी एक क्विज में मैंने पूछा था कि आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है ना, ये स्ट्रीम में मैंने पूछा था आप लोगों से, एक मिनट, हाउ इज, तो एक मेरे ख्याल में कमेंट्स बड़े कम आई हैं, एक बासित की आई है, और एक मेरे ख्याल में हुनैरा की आई थी कमेंट, और बाकी हयातुल्लाह की आई हैं, बाकी किसी के कमेंट नहीं है। तो करंटली जरा आप लोग एक्सपर्ट एक्सचेंज या उस टाइप करना, कमेंटिंग 12 जून को ही मैंने शेयर किया, आज 18 जून है, तो ग्राफ लैब का और क्लास इससे पहले हो चुकी है, ये 10 जून वाली क्लास थी, ये लास्ट वीक हो गई है 10 जून को ना, आज तो 17 जून है। तो मैं करंटली रिक्वेस्ट ये कि इसी थ्रेड के नीचे आप कमेंट करते रहना, ताकि पता चले। अब ये एक हफ्ता लेट काम है, तो ये पता नहीं, खैर 12 लाख कर दें कमेंट, तो मैं इसके जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है? जी जी, काशिफ, हयातुल्लाह बेटा आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर ये जो ग्राफिक की बात सर आप कर रहे हैं सर, इसमें मैंने कुछ एरर डिटेक्ट किए थे सर। तो आपने वो एरर जो है, नहीं डिटेक्ट किए थे कि एरर इंस्टॉलेशन में आपको उसमें रिपोर्ट किए थे? नहीं सर, वो सर मैंने किए थे सर, फिर मैंने फाइंड भी किया कि किस वजह से ये एरर आए सर। मेरे कहने का मतलब ये सर उसमें सर इसमें एक एरर, मैं अपना सर जो स्क्रीन है वो आपके साथ सर शेयर कर दूं सर? कर दें जी, हाँ कर दें प्लीज, शेयर योर स्क्रीन प्लीज।
सर मुझे यह पता नहीं है किस तरह से स्क्रीन शेयर होती है सर। क्यों नहीं पता? ये सर ठीक है। हेलो सर। जी जी, आई एम ऑनलाइन, प्लीज शेयर करें स्क्रीन। जी सर आपको आ रही है? आपकी तस्वीर सामने नजर आ रही है और अभी जरा ग्राफ लैब नजर नहीं आ रहा। सर मैं इसका जी खैर, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इमेजेस भी शेयर कर सकते हैं, कोई ऐसी इशू नहीं है। अगर अभी शेयर हो सकता है ग्राफ लैब सर, देखिए, इसको मैं पास कर दूंगा। नहीं सर वो मैं सर इस तरह इसमें दो एरर होते हैं। एक यहाँ पर होता है कि यहाँ पर जो एनवायरमेंट सर्वे है वो हमें चेंज करते हैं या आगे करने पड़ते हैं सर। पाथ पे या आ जाते हैं सर। ये 3 है सर एनाकोंडा की, ये आपने टॉप पे लाने होते हैं इसमें सर। ओके ओके, ठीक ठीक, ये पूरी क्लास के साथ। और दूसरे शेयर करें क्लास सर, ठीक है, वेरी गुड, ये आप शेयर करें क्लास के साथ। क्या आपने स्टेप्स दिया, वेरी गुड सर। और कि आप चले जाओ सर, ये देता है तो वो 2.7 होनी चाहिए सर। और फिर इसमें इस तरह है कि आपने क्या जो सर यहाँ पर आप लिख ले इंस्टॉल और फिर आप दो सर और जी हयात, बिल्कुल, ये एक तो वर्जन का प्रॉब्लम हुआ जब पाइथन बेटा एक मिनट, ये मेरे ख्याल में बेटा आपकी आवाज कट रही है। जो मैं समझता हूँ मैं क्लास के साथ शेयर कर दूंगा। एक तो ये कि आपको रूट का आपने जो बात की वो होना चाहिए। दूसरा, ग्राफलैब का पाइथन का सही वर्जन इंस्टॉल हो। जब उसमें इश्यूज होते हैं तो लोगों को ठीक है। और तीसरा कौन सा आपने बताया? और सर इसमें इस तरह आप ये इंस्टॉल कर लेते हो सर, तो इसके बाद आप सर स्पाइडर पर चले जाते हो सर। स्पाइडर जो ये आप ओपन कर लेते हो सर, तो फिर यहाँ पर सर आप यहाँ पर बंद एक सर स्टक हो जाते हैं सर। यहाँ पर ये प्ले ऑल पर रन ऑल कोड पर क्लिक करते हो सर, जो कोड अवेलेबल है सर। और सिर्फ इसमें एक मसला है सर, मैंने वो आइडेंटिफाई किया। यहाँ पर हमारे पास ये जो मूवी यूआरएल है सर, ये मेरे ख्याल से अपडेट हुई है और इस वजह से आप जो भी पिक्चर यहाँ से सर मैं एक पिक्चर उठा लेता हूँ ये है सर, और मैं यहाँ पर पेश करता हूँ तो सर ये पिक्चर अवेलेबल नहीं है, तो ये कोई मसला नहीं है सर। और ये मूवी लैंड वालों ने नहीं, ये हमारे पास जो सीवीएस फाइल है ये मूवी वालों ने नहीं बनाई है, ये इस ग्राफलैब ने एक्सटर्नल ये फाइल बनाई है और फिर इसके साथ लिंक किया है। यस सर, मेरे रिकमेंडर में भी ना कुछ थंबनेल नजर नहीं आ रहे थे। कुछ जो इमेजेस थी ना मूवीज के आगे वो विजिबल नहीं हो रही थी, तो आई गेस वो यही इशू था। ऐसे करने करें अपनी जो डेटा डायरेक्टरी है तो वो रूट इस इशू का जरूर ख्याल रखें सर, इस इशू का जरूर ये लोग ख्याल रखें। यहाँ पाथ पर जो ये 3 है एनाकोंडा 2 ये है सर। इस तरह आपने पाइथन 3 भी इंस्टॉल की होगी, लेकिन ये तीनों फाइल आपने ऊपर ले जाना है तब का। हाँ ये चीज बिल्कुल, ये चीज है ना, ये अगर वेरी गुड बिल्कुल बिल्कुल।
और सर इससे अगर आपकी 3.7 ये मेरे पास है सर, ये देख ले सर, पाइथन 3.7 ये मैंने नीचे लेकर आया हूँ, इसी वजह से फिर वो कंपेटिबिलिटी का इशू नहीं आता। वेरी गुड वेरी गुड, ये कंपेटिबिलिटी इश्यूज आते हैं ना, 2.7 को उठाना है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। यस सर, और जब ये चीज हो जाएगी तो काफी सर इस तरह होता है सर, इन बंदों को ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5th लिस्ट, तो इसमें आपको देखना चाहिए कि इसमें ग्राफलेब इंस्टॉल है कि नहीं, वो नहीं होता है सर। ये जो हमारे पास 2.7 जो एनाकोंडा अपने साथ जो पाइथन इंस्टॉल करती है, तो सर वो अपने साथ बहुत ज्यादा लाइब्रेरी डाउनलोड करती है, बहुत ज्यादा लाइब्रेरी है, पैकेजेस है सर इसमें। और अगर हम सर, तो यही मैंने सर आपको बताना था कि सिर्फ ये मतलब है ये कि मतलब आप एडजस्ट कर लेते हो तो फिर वेरी गुड सर कोई मसला नहीं। बिल्कुल वेरी गुड है आप, शाबाश। ये आयात ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, ठीक है। आप उसमें 4-5 इश्यूज इन्होंने बताए हैं, यही स्टेप्स होते हैं। अरिश्मा, लास्ट टाइम आपकी जो क्लास थी डेटा साइंस, उसमें भी यही हमने इश्यूज किए थे, तो 1 by 1 हो गया था। इरफान, अरिश्मा, इरफान, बोथ ऑफ यू आर अराउंड, ठीक है। काशिफ, हुमैरा, जी सर। जी, मुसाफिर शाह, नूरुल्लाह, समीर, जिया और अहमद, ठीक है बेटा। आप सब लोग समझ गए इस ये ग्राफलैब के जो सारे इश्यूज हैं वो इसी से रहा, और हयात ने बड़ी अच्छी वो सारी ब्रीफ दे दिया कि कैसे पूरा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। आमिर, आप भी देख लें आमिर, और ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट मैसेजेस में तो सब आ रहे हैं, बता रहे हैं कि सारा प्रोसेस चल रहा है। तो ये जो है ना, तो ये जब आप कोडिंग करने एक दफा बैठ रहे, तो इवन मैं आपको एक बात बताऊं, .NET फ्रेमवर्क है ना और विजुअल स्टूडियो बड़ा इंटीग्रेटेड, बड़ा एक खूबसूरत हाईली ट्यून्ड सिस्टम है, उसमें भी इश्यूज आ जाते हैं। तो ये तो फिर ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज है ना, या चले पाइथन या चीजों की इंटीग्रेशन करने। तो मैं जो आपको समझाने की कोशिश करूं, ये छोटे मोटे डिबगिंग इश्यूज हैं, ये डेवलपर को आते रहते हैं, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंटेशन डिजाइन पर रह जाता है, दैट शुड नॉट बी देयर। सो बाय द टाइम दिस वीकेंड, हाँ अच्छा समीर, ये जो सारा इन्होंने एक्सप्लेन किया ना, ये रिकॉर्ड हो गया इस लेक्चर में जो मेरे पास है, ठीक है। हयात भी आपको बता देंगे, मैं भी आपको ये शेयर कर दूंगा। तो द आइडिया इज बेसिक, लेकिन खुद भी जरा ट्राई कर लें, क्योंकि अभी अगेन मैं ये बता रहा हूँ आप सबको, कोविड-19 की वजह से कैंपसेस अगर बंद हैं तो आपका लैपटॉप ही आपकी यूनिवर्सिटी है। तो इट हैज टू बी विद लेटेस्ट बैटरीज, इट हैज टू बी विद ऑल माइक स्पीकर सारे सही काम कर रहे हो, कैमरास ठीक काम कर रहे हो, डेटा कम्युनिकेशन आपकी ठीक हो, अदरवाइज ये होगा कि आप बहुत आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सफर कर जाएगी। और ये कि पूरा हमने तकरीबन 3 आवर्स का कंटिन्यू सेशन किया आज, तो इसमें सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं बिल्कुल जिस तरह क्लास में थी। तो बेटा फिर भी कोई इश्यूज आ जाते हैं जो, तो वो जो थ्रेड था उस थ्रेड के नीचे कमेंट्स करते रहें। बाकी हयात ने वो असली इश्यूज की तरफ आपको बता दिया, जिसमें एक तो पाइथन की वर्जनिंग है, दूसरा एनवायरमेंटल वेरिएबल सेटिंग जिस तरह वो बता देते हैं, फिर उसके बाद है आप वो लिस्ट चेक करें कि उसमें आ गया नहीं आया, ग्राफलैब की कंपेटिबिलिटी, और फिर सारा इस तरह से वो चीज चल जाती है, ठीक है। अगर आप ये तमाम स्टेप्स ले लें तो कोई फिर शक नहीं है कि, और एक दफा आप रिकमेंडर बना चुके होंगे, फिर आपके लिए एनोमली डिटेक्शन भी आसान होगी, फिर आपके लिए एनएलपी के लिए जो है वो सेंटीमेंट एनालिसिस वो भी आसान, जिस तरह फिर चलते चले जाएंगे, ठीक है। और आर तो आपने देख ही लिया, आर में कैसे करते हैं काम, आर में भी आपने देख लिया। ggplot2 और उसके थ्रू देखे, ये फ्रंट एंड यूजर इंटरफेस की चीजें आ गई हैं, बॉक्स प्लॉट्स आ गए, कलर्स उसमें आ गई हैं, और आपने देखा कैसे आपने एक डेटा सेट छोटा सा है और उसमें सारी चीज करनी। अच्छा, ये मैं स्क्रीन शेयरिंग प्रेजेंटेशन में करा दूंगा, ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों का वो प्रोसेस जो है तो कोडिंग का, ग्राफलैब और आर का, आई होप वो फॉर्मेट में आ गया। बाय द एंड ऑफ दिस वीक एक रिकमेंडर बना वो, और एक ही जो 5 एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट हुए आप इंप्लीमेंट कर चुके हैं, ताकि आपको बेसिकली पता चल जाए कि जब आप एमएस के लिए या पीएचडी के लिए एक्सपेरिमेंट्स बनाते हैं तो मशीन लर्निंग पे जो लोग काम कर रहे हैं, और मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप रिसर्च करते हैं तो फिर आप किसी सब सिस्टम पे काम करते हैं। सब सिस्टम का मतलब ये है कि आप या एल्गोरिथम्स पे होते हैं या फ्रंट एंड पे होते हैं, बैक एंड पे होते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी मैंने ब्लॉकचेन पे एक आर्टिकल लिखा है, अनकरीब पब्लिश होने वाला है इंशाल्लाह, और अभी कभी टाइम मिला तो आपके साथ क्लास में ब्लॉकचेन की भी बात होगी, शायद आगे लेक्चर्स भी आ रहे हैं।
अगर आप ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग पे भी हैं उसमें भी इसी तरह सिस्टम और सब सिस्टम पे आप काम करेंगे, पूरे सिस्टम को आप देखेंगे और फिर सब सिस्टम को काम करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इवन ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग इससे ज्यादा मुश्किल है, इससे बहुत ज्यादा मुश्किल है जो डेटा साइंस, क्योंकि उसमें ये क्या वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम है, उसका तो पता ही नहीं लगता। तो उसके जो टेस्टिंग एनवायरनमेंट्स हैं वो सारी चीजें हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स उसमें करते हैं, वो तो और भी ज्यादा इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपका ये जो एबिलिटी है कोड को डिबग करना, सॉफ्टवेयर को ट्यून करना, इस पे जरा आपकी ग्रिप होनी चाहिए, प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा टाइम आपने लगाया। आज हमने 3 घंटे लगाए हैं और ग्राफ लैब हुआ है, प्रेसिजन रिकॉल पे समझे हैं, और आज हमने एक प्रोग्राम बनाया मशीन लर्निंग का, 5 एल्गोरिदम लगाए हैं। तो इसी तरह रोजाना 3 घंटे लगाए, 1 महीने में आप देखें आप 5 से कहाँ पहुंच जाएंगे। आप मेरी बात समझ गए? यस सर। ठीक है, तो कोई सवाल है आप लोगों का, क्वेश्चन है क्लास में, अगर आप वो कर दें। सर ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर ले, फिर घर में या गांव में सर नेट का मसला होता है, अभी से डाउनलोड करते हैं फिर गाँव चले जाते। अच्छा, रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगी, ये मुझे बताएं अभी क्लास में आप लोग क्या कर रहे थे? नोट किया मेरा लेक्चर कि नहीं किया? हाँ, मेरा लेक्चर नोट किया आप लोगों ने कि नहीं किया? सर किया है सर, क्यों नहीं किया? नोट किया हुआ है ना? ठीक है, और साथ साथ आप नोट्स बनाया करें। जब क्लास में होते हैं तो व्हाइट बोर्ड की तस्वीरें उतारते हैं, जब ऑनलाइन होते हैं तो फिर रिकॉर्डिंग में आते हैं, तो पेन कॉपी भी इस्तेमाल कर लिया करें। साथ साथ जो कोडिंग आपको मैं बता रहा हूँ उसको भी जरा वो कर लिया करें। आई नो आप लोगों में से कुछ लोग नेट कैफेज में होंगे या घर से बाहर वो लेक्चर अटेंड करोगे, लेकिन ये कि क्लास के दौरान मेरे साथ रहा करें। तो उसमें ये होगा कि जब घर जाएंगे सवाल होगा फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें, मेरा सिर्फ ये कंसर्न है। ठीक है, अदरवाइज मटेरियल और जितनी चीजें मैंने अभी क्लास में शेयर की हैं वो सारी मैंने क्लास के ऊपर डाली है। ठीक है, यस ओके, थैंक यू वेरी मच क्लास, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। वील मीट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, और आप लोग को मटेरियल जो है मैंने शेयर कर दिया, बाकी भी मैं साथ साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू क्लास। ओके, टेक केयर जी, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज जी, साइन आउट। अल्लाह हाफिज जी, साइन आउट। ठीक है जी।